हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप सभी का वेलकम है। जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, जो कंप्लीट हुआ है जनवरी के, वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि यही सारे करके ही आपको एग्जाम पैटर्न प्लस आपको समझ में आएगा कि सीटेट आखिर में पेपर कैसा बनाता है। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सभी का अगर सपोर्ट रहेगा तभी जाकर हम इतनी क्लासेस जो है लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आप स्कोर जरूर बताना, ठीक है। और बहुत जल्द जो है मैं थ्योरी भी कराने वाली हूँ। पियाजे की देखिए थ्योरी मैंने करा दी है, जिसने नहीं देखा है जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप क्वेश्चंस बहुत गलत करोगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहां पर लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड। अब देखो, क्रिटिकल पीरियड हिंदी में समझ में आ रहा है, बट सॉरी इंग्लिश में समझ में आ रहा है। हिंदी में देखो लिखा है क्रांतिक अवधि। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना तो बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल का मतलब होता है ना कि एक ऐसा कंडीशन जहां पर आपको काफी जो है एफर्ट लगाना पड़ रहा है, काफी चीजें चेंज होती हैं उसमें। अच्छा मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मोस्टली चीजें में कि एकदम से इरिवर्सिबल परिवर्तन दिखे आपको, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है ना, नाम से ही आपको लगेगा कि क्रिटिकल का मतलब कुछ मतलब एकदम अलग से हट के ऐसा है। तो देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स, इसका मतलब होता है कि जो क्रांतिक अवधि है उसके संप्रत्यय की अवधारणा का मतलब होता है इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। हिंदी में भी आपको बता देती हूं कि आपका जो डेवलपमेंट होता है ना, विकास के दौरान जो अपरिवर्तनीय क्षति होती है, मतलब एकदम इरिवर्सिबल जो डैमेज होते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि बॉडी में अचानक से इतने सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिसका आप कभी सोचते भी नहीं हो। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, बट जब भी ऐसा हो उसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, उसी क्रिटिकल पीरियड का ही मतलब होता है कि आपका जब डेवलपमेंट हो रहा है उसी दौरान आपका इरिवर्सिबल डैमेज जो होता है ना, इरिवर्सिबल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिवर्तनीय क्षति। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी के तीनों ऑप्शन तो पॉजिटिव लिखा है कि पॉजिटिव मतलब एकदम से न्यूट्रल लिखा है कि वातावरण का विकास पर, ये तो एकदम गलत है कि कोई प्रभाव ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, ये भी गलत है। हम कह नहीं सकते ना कि किसका ज्यादा है किसका कम है। और पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक, ये भी गलत है। तीनों एकदम गलत ही, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन से। राइट आंसर है कि अपरिवर्तनीय क्षति, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, और भी बहुत सारी क्लासेस मैं लेती ही रहती हूँ, आपको जरूर देखना चाहिए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप एक बार देखो। अगर आप इंग्लिश का देखो तो इसमें पूछा है कि कौन से थ्योरिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। आखिर में ये होता क्या है प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट? देखिए, विकास की नमनीयता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी, जो भी विश्वास रखता है ना इसमें प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट में, उन वो किस दृष्टिकोण को मानते हैं इन चारों में से? सबसे पहले ये तो पता कर लो कि आखिर में ये प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। प्लास्टिसिटी क्या चीज है? देखिए, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, एकदम से लचीलापन। लचीलापन तो समझ रहे हो ना कि आपका जो डेवलपमेंट है उसमें लचीलापन हो। कोई भी, जैसे कि एक होता है ना कि बहुत रिजिड होता है, और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है एकदम लचीलापन। वो आपको कैसे समझ में आएगा? वो देखिए ऑप्शंस में ही समझ में आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि लचीलापन होता है, इसका मतलब तो वो किसमें विश्वास रखते हैं? क्या वो केवल स्वभाव, देखिए केवल कहीं पर भी लिखा आता है ना उसको तुरंत काट दो, क्योंकि केवल वाले ऑप्शंस जो है कभी सही नहीं होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, तो केवल वाला तो होगा ही नहीं कि केवल जो है हमारे नेचर पे ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा लिखा है कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। जो पालन पोषण है ना हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यस, ये हो सकता है। विकास हमेशा निरंतर होता है, मतलब ऐसे हो ही रहा है, बस एकदम से रुक ही नहीं रहा है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। विकास तो आपका जो है कभी ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा होगा, कम, ऐसे चलता रहता है। एकदम से आपकी ग्रोथ नहीं होती है ऐसे, ये भी गलत। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, इसका अपोजिट लिख दिया कि ये मतलब इरेगुलर होता है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये लोग मानते हैं ना, देखो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? लचीलापन होना चाहिए। इन तीनों ऑप्शन में क्या आपको कहीं पर भी लचीलापन दिखा है कि बच्चे का जो विकास है वो किस तरीके से होना चाहिए? उसमें यही है कि जो हमारा
पालन पोषण है, अगर आपको बचपन से ही जो है अच्छे अच्छे जो है न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो आपके डेवलपमेंट को, कई बार देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मिली हैं बचपन में जो मिलना चाहिए। तो पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, और ये विश्वास करते हैं जो कि है विकास की नमनीयता, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि बहुत छोटे बालकों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है। हमेशा से मैंने बताया है कि जब भी प्राथमिक संस्था की बात होगी तो वो आपका परिवार होगा। परिवार के बाद जितने भी बच गए ना, वो सब आपके सेकेंडरी होते हैं, मतलब द्वितीयक होते हैं। तो यस, आपका जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इमीडिएट फैमिली, वही होते हैं हमारे प्राथमिक संस्था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ये क्वेश्चन मैं जब से मैं करा रही हूं ना, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए, अब जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पिछली बार भी बहुत रिपीट हुआ है। तो जीन पियाजे का जिसको भी पढ़ना है, आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने जीन पियाजे की 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कराया है, बहुत डिटेल में। उसके बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए जीन पियाजे की थ्योरी में क्या है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बट बहुत ही आसान है, पता नहीं कितनी बार पूछा है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की जो संगठित, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, एकदम संगठित प्रणाली, जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाता है। अगर आप इंग्लिश में एक बार बस एक वर्ड बता रही हो ना, उसी से पकड़ लोगे आंसर। देखो, ऑर्गेनाइज सिस्टम भी बोला है, एक्शन भी बोला है, थॉट भी बोला है, इंडिविजुअल टू मेंटली रिप्रेजेंट, दिमाग की बात हो रही है कि दिमाग में आपने सारी चीजें जो है इकट्ठी रखी है, चाहे वो वस्तु हो, घटना हो, बट आपने मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और उसको सोचने की स्वीकृति दी है। तो कौन है वो? हमारा ब्रेन ही तो है। और वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? स्कीमा। क्योंकि स्कीमा में ही सारा इंफॉर्मेशन, आपके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन फुल है ना, वो सब कुछ आपके ब्रेन में है, वो सब क्या है? एक स्कीमा है। और पियाजे स्कीमा की बात करते हैं। तो जब भी कोई भी ऐसी चीजें आए, तुरंत स्कीमा पे टिक कर देना कि ब्रेन से रिलेटेड है, सारे इंफॉर्मेशन इसमें होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको स्कीमा बोलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फिर से पियाजे तो मतलब ये अभी पेपर हुआ है आपका, जो ऑनलाइन पेपर 24 आई थिंक जनवरी का ही ये पेपर है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए पियाजे से क्या पूछा है, देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा है आपको। मतलब जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो उनका सिद्धांत है, उसके अनुसार किस चरण पर अधिकतम जो बच्चे हैं ना, वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं। SPCF इनकी है ना, जीन पियाजे का सेंसरी मोटर, आपको तो पता ही है, सेंसरी मोटर हो गया, P से प्री ऑपरेशनल हो गया, SPCF फॉर्मल हो गया, C से कॉन्क्रीट हो गया। तो ये थ्योरी चारों स्टेजेस आपको पढ़ने हैं, बट इन्होंने किस स्टेज में ऐसा बोला है। तो अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख गए ना, तो सबसे कमाल की चीज होती है। पोस्ट कन्वेंशनल की तो बात ये करते ही नहीं है, ये तो कोलबर्ग करता है कि नहीं। प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया SPCF। तो सेंसरी में तो इन्होंने प्री ऑपरेशनल की भी बात की, कॉन्क्रीट की भी, फॉर्मल की भी, इन तीनों की बात करते हैं। पहला तो कोहलबर्ग ने बोला, तो ये तो तुरंत काट दो। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है कि बच्चा जो है ना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता जो है कठिनाई महसूस करता है। वो किस में करेगा, आप मुझे बताइए। फॉर्मल जो इनका चौथा स्टेज है, उसमें तो बच्चे की थिंकिंग काफी डेवलप हो चुकी रहती है, वो तो अमूर्त तरीके से भी सोचना शुरू कर देता है, ये तो होगा ही नहीं। कॉन्क्रीट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्क्रीट में भी बच्चा जो है काफी हद तक, आप थ्योरी को जरूर पढ़ना, डिटेल में समझ जाओगे, उसमें भी नहीं है। प्री ऑपरेशनल में है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ना तो क्लासिफिकेशन कर सकता है, ना सीरिएशन कर सकता है, ठीक है ना। जो CCS है, ये तीनों में बच्चा जो है एकदम जीरो होता है। तो प्री ऑपरेशनल है, जहां पर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। थ्योरी पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पियाजे के क्वेश्चंस आ गए। अब हमारा वाइगोस्की, जो कि फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट इनका क्वेश्चन है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की का जैसे आप नाम सुनते हो, आपके दिमाग में बस यही आता होगा ना, समाज, सामाजिक, सोशल, है कि नहीं। क्योंकि इन्होंने इसी की बात की है कि बच्चा समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है। और आप देखिए कि आपको चारों में कहीं पर भी समाज दिख रहा है। ये जेनेटिक है, ऑब्जर्वेशन इमिटेशन की बात तो ये करते ही नहीं है। सोशल इंटरेक्शन, समाज की बात, यहां पर भी देखो समाज की बात।
तो वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने बोला कि वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है, सोशल इंटरेक्शंस का उत्पाद है। और अगर थ्योरी पढ़ा है तो आंख बंद करके भी जहां पर भी समाज आए उसको टिक कर दो, 100% सही हो जाएगा। तो तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब यहां पर देखिए, इसमें लिखा है कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय जो गतिविधियां, जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। अब देखो वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक, है कि नहीं? आप बताइए, इनकी थ्योरी है ना, वाइगोस्की की थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक। कहीं पर समाज दिखेगा, कहीं पर संस्कृति दिखेगा, आंख बंद करके आपको ले वाइगोस्की पे टिक कर देना है। बट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें नहीं समझा जा सकता। यस, इन्होंने समाज और संस्कृति की बात की है कि बच्चा अपने सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, अपने कल्चर के माध्यम से सारी चीजें सीखता है। हम इसके बियॉन्ड जो है बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, मतलब बिना समाज, बिना संस्कृति के आप नहीं समझा सकते हो, इससे हटकर। और इसकी संस्कृति लिखा हो, समाज लिखा हो, सोशल लिखा हो, कल्चर लिखा हो, आंख बंद करके वाइगोस्की पे जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। फेमस है कोलबर्ग। देखिए कोलबर्ग की भी मैंने थ्योरी कराई हुई है, बट मैं दोबारा से करा दूंगी। इन्होंने 3 स्टेजेस और 6 लेवल्स दिए हैं, बट काफी इसमें क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगी। देखिए इसमें क्या है ना कि इनकी स्टेजेस में से आपसे ना डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो उस पर एक कहानी बना के पूछता है। जैसे कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है। मतलब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए बात मानता है, ओबीडियंट होता है। वो कौन सा है इनका, इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो थ्योरी है, फॉर्मल तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की है, ये तुरंत काट दो। इनके पूरा आपको जो इनका स्टेजेस है ना वो याद होना चाहिए, जो 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? तो यस, प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है। 3 ही दिया है इन्होंने, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो काट ही दो आप। तो इसमें इन तीनों में से इन्होंने किसमें बोला है कि बच्चा जो है ना वो दंड से बचने के लिए आज्ञा मानता है, ओबीडियंट हो जाता है, तो वो है प्री कन्वेंशनल, जिसे पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं। ठीक है, बिना थ्योरी के आप इसको नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी ही होगी, जो कि मैंने कराया हुआ है, बट मैं दोबारा से करा दूंगी। पहला सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 देखिए इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट का आपके मन में सबसे अच्छा वर्ड होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो जहां पर ज्ञान का निर्माण हो सके, हिंदी में इसको बोलते हैं संरचना हो सके। तो कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है, इन चारों में से बताओ। और अपने आप में कंस्ट्रक्टिविस्ट बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आजकल स्कूलों में इसी का यूज किया जाता है। तो इन चारों में से जो सबसे बेस्ट लगे ना उसको टिक कर देंगे। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। देखिए पहला लिखा है कि बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अमूर्त का मतलब कि बच्चे के सामने कुछ है ही नहीं, बच्चे के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो छोटे बच्चे तो अमूर्त तरीके से सोच भी नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो ये तो सही नहीं है संरचनावादी, क्योंकि इसमें ज्ञान का निर्माण कहां पर हो रहा है। दूसरा है कि अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। जी नहीं, हमको बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटी करानी है, वहां से बच्चा जो है कोऑपरेटिव लर्निंग भी सीखता है, एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये भी कहीं पर भी निर्माण नहीं हो रहा है। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना। देखिए अर्धकालीन परीक्षाओं, पहली बात तो अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का यूज कर रहे हो ना तो परीक्षा की बात मत करो इसमें, ठीक है ना। आपको ज्ञान का निर्माण करना है। बच्चा जहां पर खुद से बहुत तरीके सोच सके, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको इन्वॉल्व करनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। जी हाँ, देखिए क्लास में आपने अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज का जो है यूज किया है जहां पर हर एक बच्चे को लग रहा है कि मतलब वहां पे चैलेंज मिलना चाहिए, जहां पर भी चैलेंजेस मिलते हैं ना वहां पर वो एक्टिविटी काफी अच्छी मानी जाती है, जहां पर ज्ञान का निर्माण होगा। बस एक क्वेश्चन दे दो, समस्या अकेले दे दो, परीक्षा ले लो, इससे कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और आएगा, कंफर्म है। इनकी सारी थ्योरी का नाम याद रखना। बस पूछता है कि इसमें से इनकी कौन सी थ्योरी नहीं है और इसकी विशेषताएं क्या है, बस इतना ही पूछेगा, मैं करा दूंगी। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। अब जिसको याद होगा वही कर पाएगा। देखो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं, स्पेशल की भी बात करते हैं,
इंटरपर्सनल की भी ये बात करते हैं, बट ये कॉम्प्रिहेंशन इंटेलिजेंस की ये बात नहीं करते हैं, इन्होंने कहीं पर मेंशन तक नहीं किया है। तीसरा हमारा सही हो जाता है। हिंदी में भी आप देख सकते होंगे, इन्होंने प्राकृतिक की बात की है, स्थानीय की बात की है, अंतर्वैयक्तिक की बात की है, बोधन बुद्धि की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा। चलिए, अब हमारा यहां पर आ जाता है एजर्शन रीजन, जो कि 100% कन्फर्म है आना आपके एग्जाम में। अब देखिए, इसमें कथन पढ़ो सबसे पहले, फिर देखो क्या ये तर्क जो दिया है इसके बारे में ये सही है। चलो कथन पढ़ लेते हैं। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, अगर बच्चा स्टार्टिंग में कोई काम नहीं कर पाता है ना, तो आप बच्चों को बोल बोल कर बताइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। एकदम सही लिखा है। अब तर्क क्या लिखा है इसके बारे में? मौखिकीकरण, मतलब हम जो बोल के करते हैं, और वर्बल और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है। यस, बोल बोल कर अगर आप कोई चीज बताओगे ना तो वो सोच और विचार को क्रमित करता है, मतलब ऑर्डर में करता है, और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। मान लीजिए आपको बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि इस क्रम से करो, लास्ट तक थोड़ी ना वो कर पाएगा, उसको स्टार्टिंग पॉइंट तो बताना ही चाहिए कि पहले ये करो फिर ये करो, ऐसे से आप बोल कर बताइए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बट आप नहीं कर रहे हो, बच्चा खुद कर रहा है, तो काफी अच्छी चीज है। दोनों ही सही है, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए, अब हमारा अगला है क्वेश्चन 12। अब देखिए, जेंडर वाला टॉपिक आता ही है, आप सभी को पता है। तो उससे क्या है, लिखा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कैसे आप क्लास में जो है रूढ़िवादी सोच को कम करेंगे। तो उसके लिए आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना होगा, बेस्ट वाला आपको इसमें से चूज कर लेना है। देखिए, लिखा है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, या फिर जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, बिल्कुल भी नहीं। और प्रतिबंधित मतलब रोक लगाओ, ये भी नहीं होगा, प्रतिबंधित थोड़ी ना करना है, चर्चा करने से बचना थोड़ी है, ये भी नहीं करना है। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, या फिर रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। ये तो एकदम गलत हो गया कि जो डेली एक्टिविटीज हो रही है उसमें आप जेंडर बायसनेस हो जाओ कि लड़का ये करेगा लड़की ये काम करेगी, ये भी एकदम गलत है। देखो, रूढ़िवादी सोच को ना कम करने के लिए हमेशा चुनौती देनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल जो है वो प्रस्तुत करनी चाहिए। अपनी क्लास के ही किसी बच्चे का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि इसकी मम्मी जो है वो ऑटो चला रही है, क्योंकि आपको पता है कि ऑटो चलाने वाला जो काम है वो मोस्टली मेल करते हैं, है ना। आपने कभी देखा नहीं होगा बहुत फीमेल। लेकिन अगर आप ये बोलोगे इसकी मम्मी तो ऑटो चलाती है, या फिर आप अपने स्कूल में कोई फंक्शंस में ऐसे भी पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं जो कि वो ऐसा काम कर रही हैं जो कि लोगों को लगता है, समाज को लगता है कि ये लड़कों के लिए बना है। जैसे किसी की अगर मदर जो है पायलट है, ठीक है, आप उनको बुला सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर आप मोस्टली देखो लड़के बनते हैं, तो किसी लड़की को बुला लीजिए जो काफी हायर पोस्ट पे हो, सीईओ किसी कंपनी की। मतलब मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। तो ये सारे उदाहरण प्रस्तुत करोगे ना तो उससे चुनौती मिलेगी। तो ये सारी चीजें सही होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही है। इंग्लिश में भी देख लो, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है और ना ही आपको अवॉइड करना है। अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, आपको एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करना है जो चैलेंज करे। बाकी जेंडर बायस वाली चीजें तो हमको हर दिन करनी ही नहीं है, तो गलत। इसमें से क्या होगा सही? तो तीसरा सही है। तो इतनी अच्छे से समझा रही हूं तो एक लाइक तो कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना ही शेयर करते हो। चलिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए क्या करोगे? क्लास में हो आप, हर बच्चा अलग अलग समाज से है, अलग अलग उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है। आप क्या करेंगे ऐसा सबको अपनाने के लिए? तो क्या आप मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे? यस, हमको हमेशा जो है सेम ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, मिक्स ग्रुप बनाओ जिसमें हर एक धर्म का, हर एक संस्कृति का बच्चा हो। मिक्स ग्रुप बनाओगे तो बच्चा जो है दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करना सीखेगा। पाठ्यक्रम को समृद्ध करो, पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें इंक्लूड करो जिससे बच्चे सीखें कि अलग अलग धर्म के लोग भी एक साथ कैसे रहते हैं। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना। यस, जो भी चीजें आप पढ़ाते हो ना उसको हमेशा बाल केंद्रित रखो, टीचर केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। एकदम सही है। विद्यार्थियों का नामकरण करना, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा हो कई बार क्लास में लोग हुआ होगा आपके साथ, नामकरण कर देते हैं कि वो क्लास का सबसे तेज बच्चा है, ये एकदम पुअर बच्चा है। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए, अब हमारा 14 क्वेश्चन।
देखिए इसमें क्या लिखा है, अभी क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे थे, वही आ गया है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि बच्चा जो है काफी चैलेंजेस, मतलब आसान काम नहीं, डिफिकल्ट काम को कई तरीके से कर सके, सोच सके, प्रॉब्लम निकाल सके, उसका सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो क्या करना है, क्या करना इसमें जरूरी है, आप बताइए। कक्षा में आप क्या डिस्कशन और बहस को टाल दोगे, बिल्कुल भी नहीं। या फिर विद्यार्थियों को चिंतन का समय देंगे कि तुम इस प्रॉब्लम पे सोचो, यस आपको समय तो देना ही चाहिए। और रट कर याद करने वाला हमेशा गलत हो जाता है, याद रखना रटवाना नहीं है। या फिर आप फिर से सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। सहयोगात्मक कार्य तो देना है, आप अपने सोने के लिए क्यों आराम चाहते हैं कि सो जाएंगे हम इसलिए इस काम से बच जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना हमेशा जो है हमको बच्चों को सोचने के लिए समय देना है, दूसरा सही हो जाता है। चलिए, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं ना, कम से कम 2 से 3 हजार लोग देख लेते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कीजिए। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए असेसमेंट आपका टॉपिक है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहां पर फॉर लिखा है, जब भी असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें ना, उसका मतलब होता है फॉर्मेटिव, कभी भूलेगा नहीं, और ये पूछता भी है। और ये आपने कैसे रिलेट किया, तो ये हमने रिलेट किया, यहां पर एफ है, यहां भी एफ है, तो फॉर से हो गया फॉर्मेटिव। तो अगर आपसे कभी भी पूछे ना असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए फॉर्मेटिव। देखा आपने, ट्रिक से आपको याद हो गया। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग तो वो हो गया फॉर्मेटिव। ऑफ वाला जो है वो फॉर्मेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है, क्योंकि यहां भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर देखिए यहां भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर भी एफ, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव। अब इसका हिंदी में मतलब समझ लो। देखिए अधिगम हेतु मूल्यांकन हमेशा जो है ना रचनात्मक होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि आप सबमेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि आप हर दिन बच्चे का जो है ना निरंतर मूल्यांकन कर रहे हो। और आपने देखा होगा सबमेटिव होता है। सबमेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने 6 महीने पे एग्जाम ले लिया, या फिर आपने साल के लास्ट में ले लिया, वो उतना अच्छा नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ना आप हर दिन बच्चे का देख रहे हो, प्रोग्रेस देख रहे हो कि बच्चा कौन सा काम कितने अच्छे से कर रहा है, निरंतर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। आपको पता है कि मैप वाले क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं। अगर यहां पर आपको मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगी, आप यहां पर इंग्लिश भी पढ़ सकते हो और यहां पर हिंदी भी। देखिए सबसे पहले मैप वाले क्वेश्चन को ना करने के लिए आपको 2-3 चीजों का मैं बताऊंगी। एक तो आप इंडिया का जो मैप है ना उसको हर दिन आप प्रैक्टिस करो कि कौन सा स्टेट कहां पर है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के यहीं पे बगल में यूपी है। हर एक स्टेट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि स्टेट कौन सा नॉर्थ में है, साउथ में है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैं ट्रिक बता दूंगी। जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन ने पूछा है, धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इतना तो आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए यहां पर मैं एक चीज बना रही हूं, यहां पर देखिए, ये तो आपको पता होगा कि ये हमारा जो है ईस्ट होता है, ये हमारा यहाँ पर वेस्ट है, और यहाँ पर हमारा साउथ है, और ऊपर आपका यहाँ पर नॉर्थ है। इतना आपको पता होगा। ठीक है, जिसे हम हिंदी में इसको बोलते हैं ईस्ट को पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको दक्षिण। ये आपको ऐसे थोड़ा सा साइन अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि आप रेलवे स्टेशन पे हैं, जैसे जैसे बोलेगा ना आपको अपना मैप वैसे ही बनाना है। आप रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको अपने होटल जाना है। आपको अपने होटल जाना है तो आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। मानचित्र में क्या है कि इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व की तरफ, अब ये ईस्ट वाला देखो, ये इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, इसको हम पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट को। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है फोन में। ये पश्चिम हो गया, और साउथ को आप दक्षिण बोलते हो। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोला है कि आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व। तो आप बताइए पूर्व कौन सी साइड में है, यही तो है ना हमारी, ये पूर्व तो यही है, ये देखिए ये वाला पूर्व है ना, तो आपको भी इसी रास्ते में ऐसे पूर्व 60 मीटर में कर देना, और यहाँ पर ठीक आपको 60 मीटर लिख देना है। देखिए ये 60 बना है, ठीक है, 60 मीटर ठीक पूर्व। फिर 200 मीटर जो है वो ठीक उत्तर, उत्तर का मतलब ये नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ पे बना है, नॉर्थ के लिए तो आपको ऊपर जाना होगा, तो ऐसे ऊपर करके, और कितना लिखा है 200 मीटर, तो नंबर भी लिखते जाइएगा, 200 मीटर ठीक उत्तर। फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम। आप बताइए पश्चिम किधर होगा, इसी साइड में होगा, तो आपको फिर इस साइड मुड़ना है। जैसे जैसे बोले आप मुड़ते जाइए। 350 मीटर, तो 350 मीटर तो इतना होगा, क्योंकि नीचे का ये 60 है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 350 मीटर पश्चिम। और फिर अंत में वो ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंचता है। तो उत्तर में
में जाने के लिए आप बताइए ऊपर करोगे कि नीचे करोगे? ये नॉर्थ आपका ऊपर की साइड में है ना, उत्तर, तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर की साइड में चलेंगे। कितना? 40 मीटर। तो ऊपर चल के और यहां पर आप 40 मीटर लिख दीजिएगा। हो गया। अब देखो मैं आपको बता रही हूं, हो गया। अब ये पूछ रहा है कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा। आप बताइए, यहां पर आप रेलवे स्टेशन पे थे और अभी आप कहां पर पहुंच गए हो? होटल पहुंच गए हो, यहां पर आप होटल पहुंच गए। अब इसने क्या पूछा है कि होटल के सापेक्ष। देखो इस वर्ड को ध्यान रखना हमेशा। देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूं, जब भी पूछे ना किसी के भी सापेक्ष, अगर होटल के सापेक्ष पूछे ना, तो वहीं पर उसको सेंटर मान के ऐसे गोला बना के अपना पूरा डायरेक्शन बना दो। इंडिया मतलब जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, जिसके सापेक्ष पूछे ना वहीं पर ऐसे गोला बनाओ और ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, फिर उसके बाद से आप देख लेना कि ये आपका, जैसे कि मान लो होटल के सापेक्ष पूछा है ना, तो होटल ये है, तो ये मान लो मैंने यहां पर ऐसे गोला बना दिया। देखिए यहां पर मैंने ऐसे, क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछा है, मैंने यहां पर गोला बना के तुरंत यहीं पर डायरेक्शन खींच लो ऐसे। देखो डायरेक्शन खींच लिया। अब क्या पूछा है, होटल के सापेक्ष इसकी दिशा पूछा है, रेलवे स्टेशन की। ये आपने ऐसे उस कर लिया। आप बताइए, मैं यहां पर एक बार लिख देती हूं। यहां पर नॉर्थ हो गया आपका, यहां नीचे आपका साउथ है, यहां पर आपका ईस्ट है, यहां पर आपका वेस्ट है। इतना तो पता होना चाहिए। यहां पर देखो, अब आप बताओ होटल के सापेक्ष, ये होटल था ना, होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन ये रहा, इसकी दिशा क्या होगी? आप बताइए, इसकी दिशा तो यही होगी ना, ये वाला, यही तो होगा। ये देखिए, तो क्या होगा, इसके दोनों के बीच में क्या आता है, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। बहुत आसान है। देखो जिसके सापेक्ष पूछेगा ना, जिसके सापेक्ष, होटल के सापेक्ष पूछा था तो हमने यहां पर गोला बनाया, गोला बना के तुरंत डायरेक्शन खींच दो। डायरेक्शन खींचने के बाद देखो कि ये जो रेलवे स्टेशन है वो कहां पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच के लिए यहां पर आपका ईस्ट होता है, यहां पर आपका साउथ होता है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, बहुत आसान है, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करना। तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। एक होमवर्क भी दूंगी, वो आपको करना है। चलिए, काफी समय लग गया, पहली बार समझा रही थी आप सभी को इसलिए। चलिए दूसरा देखिए, मीना, देखो यहाँ ये बहुत आसान है, इसमें तो कम समय लगेगा। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है। तो चांद देखने आप कौन से त्योहार में जाते हो? करवा चौथ में। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं। ये इतनी बार मैंने कराया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको एक बार आप कोशिश कीजिए। नहीं होगा मैं इसको कल करा दूंगी, बट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत आसान है। औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी दिया है, समय को जोड़ लो, बस इसका आंसर निकल जाएगा। अब ये देखिए, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये आप ही सबका पेपर है जो अभी हुआ है रिसेंटली में, तो वो कौन है? सुनीता विलियम्स। सब यही तो है ना, जो 6 महीने से अधिक समय तक रही थी, प्रथम भारतीय महिला। तो ये तो रटने वाली चीजें हैं, आप रट लीजिएगा। चलो, ये क्वेश्चन इस बार ईवीएस में बहुत शिकायत थी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से बाहर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे थे, उसमें से ही ये एक। देखिए, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सिंपल सा पूछा है कि सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक। एक चीज याद रखो, ये जो नीचे वाले आंसर है ना, ये रिस्पॉन्स सीट है, तो नीचे वाले आंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये तो स्टूडेंट्स अपने मन से लगा देते हैं जो उनको लगता है। ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट करेगा, याद रखो। जो भी नया क्वेश्चन मिले तुरंत कॉपी में नोट करो। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इस क्लास को। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप। एक बार इसको इंग्लिश में भी बता देती हूं। यहां पर देखिए, ये हमारा 66 है। तो इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इवेपोरेशन तो आप सभी को पता ही होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीजेज एंड द विंड स्पीड इज लो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। तो ये साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया था 66 में, कि जो इवेपोरेशन होता है उसके कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब जो एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल का ताप, वो घटता है। ठीक है, तभी होती है। और वायु के जो बहने की चाल है वो कम होती है। तो इसका तीसरा सही है। चलिए, अब ये कर लेते हैं। देखिए,
कक्षा 5 की एक पर्यावरण, यहां पर देखो, एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है। देखिए ईवीएस में भी आपका कंटेंट और पेडागोजी मिक्स आता है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा? तो इसका आंसर है खनन के क्रियाकलाप। आप मुझे बताइए, एक बार इंग्लिश भी आप देख लीजिए। खनन का मतलब होता है माइनिंग। ईवीएस टीचर क्लास फिफ्थ की है, वो स्टूडेंट से पूछती है कि तुम लिस्ट बनाओ एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो रवि ने इसका करेक्ट कॉज क्या लिखा है? तो वो है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग का मतलब, रवि ने इसका कारण लिखा है कि जो जितने ज्यादा माइनिंग्स होते हैं ना, खनन होता है, उससे क्या होता है, भूकंप के जो मतलब मानवीय कारण, कि हम मनुष्य कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से भूकंप बढ़ रहा है, भूकंप हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। तो उसने कारण में क्या लिखा है, रवि ने इसका सही कारण लिखा, वो है खनन। जितना ज्यादा माइनिंग ह्यूमन तो करते ही, आपको पता है, अपने फायदे के लिए हम नेचर जो नेचर है उसके साथ भी कई बार उसमें हम हस्तक्षेप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो याद रखना, खनन के क्रियाकलाप। चलिए, अब ये हो गया हमारा 68। और अगर आपको कभी लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवा केरिवन पर एक घर होता है, क्या होता है? इंग्लिश भी देख लो। देखिए लिखा है कि हाउस प्रोटेक्ट, घर हमको हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। कैरवन इज अ हाउस ऑन, कैरवन जो घर है वो किस पर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो व्हील्स पे है। जो कैरवन जो है व्हील्स पर एक घर होता है, मतलब पहिया, ठीक है ना, जिसे हिंदी में पहिया बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके में भी पूछ सकता है इस बार भी। तो इसका हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 व्हील्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पहिया। चलिए 69 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, इसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। यहां पर देखो सिंपल सा लिखा है कि आप बताओ भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं। हम आपको पता है ना, करंट में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए, और ये नंबर्स भी इसे पूछता है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। नागालैंड और मिजोरम स्टेट है, त्रिपुरा झारखंड भी स्टेट है, झारखंड और चंडीगढ़, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसमें बहुत से लोग चंडीगढ़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, नाम याद रखना। चलिए, अब लिंग, जब मतलब जेंडर से क्वेश्चन बहुत पूछता है, कि आपको पता होना चाहिए कि लिंग समानता क्या है, जेंडर इक्वालिटी क्या है। और इस बार भी बहुत पूछा है ईवीएस में खास करके। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा जेंडर इक्वालिटी है, लिंग समानता है? और ये नीचे इस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें एक दो में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिमिनेट करो, सबसे बेस्ट क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे करना है, चलो देखते हैं। आप देखो, क्या व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, ये लिंग समानता है? यस। मतलब हमको ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का लड़की, कई बार लड़कों को भी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि मतलब लड़के की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करके नौकरी लेकर अपने घर वालों की सेवा करना। ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए ये तो सही है कि आप किसी भी पर्सन को उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव का ना होना, ये सही बात है। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, ये गलत है। आप बताओ, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके बीच सामाजिक तौर पर, मतलब जो समाज में होता है उसके बेस पे आप उनके अंदर डिफरेंसेस को समझ रहे हो, ये कौन सी इक्वालिटी है? पहली बात तो ये कि हमको सामाजिक तौर पर जो भी चीजें निर्धारित हैं कि महिलाएं घर के अंदर रहती हैं, ये सारी चीजें तो नेगेटिव हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा है कि विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना। अब ये भेद यहाँ पर समानता की बात पूछ रहा है और यहाँ पर भेद लिख दिया है, तो ये तो एकदम उल्टा हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप एलिमिनेट करो, तो ये तो एकदम गलत हो गया। पहला हमारा सही है, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत समान होना। यस, समानता की बात पूछ रहा है तो समानता होना ही चाहिए। ए और डी सही है। आप देखो, कोई भी बॉय हो गर्ल हो, आप शिक्षा के स्रोत, एजुकेशन मतलब कि मैथ्स को लेकर, कि लड़के जो है मैथ्स उनका बहुत अच्छा होता है, उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में डालो, और लड़कियों को बायोलॉजी मतलब मेडिकल में, तो ये चीजें भी समान होनी चाहिए। तो हमारा 4 हमारा सही हो जाता है।
चलिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। मैप वाले क्वेश्चन याद रखना, जिसको मैप नहीं पता है ना, आप 4 से 5 नंबर अपना गंवा दोगे, ठीक है। और ये 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आता है, पता नहीं कितनी बार तो रिपीट हो चुका है। चलिए देखते हैं, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष आपने मैप बना दिया। अब मुझे तो पता है कि कौन सा स्टेट कहां पे है, तो मैं तो आराम से ऐसे बना दूंगी। मैंने बना दिया। भारत की राजधानी कहां पर है, आप बताओ दिल्ली कहां पर है, तो दिल्ली यहां पे सेंटर में है ना, ऐसे यहां पे। उसके बाद से पूछ रहा है कि दिल्ली तो है हमारी राजधानी, इसकी स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसी के सट्टे में ही हमारा यहां पर उत्तर प्रदेश आता है। मैं यहां पर ऐसे यूपी लिख देती हूं, ठीक है। और चंडीगढ़ मतलब पंजाब की राजधानी, पंजाब जो है ना दिल्ली से ऊपर है, यहां पर एकदम जस्ट उसके ऊपर है, आपने देखा होगा मैप में, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, ये पंजाब है। तो अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछेगा वहीं पर गोला बनाओ और वहीं पर डायरेक्शन खींच दो। भारत की राजधानी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो ये हमने गोला बना दिया और हमने अपना ऐसे डायरेक्शन भी खींच दिया। देखिए, मैंने ऐसे डायरेक्शन भी खींच दिया। अब आपको इतना तो पता है कि यहां पर हमारा ईस्ट होता है, यहां पर हमारा वेस्ट होता है, यहां पर हमारा साउथ है, ऊपर हमारा नॉर्थ है। अब इसने क्या पूछा है कि दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ना लखनऊ, उसकी आपको दिशा बताना है। तो आप मुझे एक बार इसमें देख के बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या आपको ये उत्तर प्रदेश साउथ और ईस्ट के बीच में नहीं लग रहा है? बताइए, है कि नहीं? यहां पर आप देखो ना, यहां पर यूपी यहीं पे तो आता है, दोनों के बीच में है, तो साउथ ईस्ट आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर है, मतलब दिल्ली के सापेक्ष साउथ ईस्ट में है। तो एलिमिनेट कर दो, साउथ ईस्ट कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। देखा आपने, एक से भी आप निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं आपको दूसरा बताऊंगी। और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, आप बताइए पंजाब की राजधानी आपको किस साइड में लग रही है? यहां पर देखिए, ये ऐसे कलर चेंज करके बताती हूं, यहां पर आप ऐसे, आपने ऐसे पूरा लाइन हम ऐसे ही खींचते ना, तो क्या ये पंजाब जो है हमारा, यहां पर आप देखो, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नहीं है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसके सापेक्ष देखना है, याद रखना। ये जो बीच में मैं गोला बनाया ना, इसी के सापेक्ष, क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछा है। और दिल्ली यहीं पे है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये देखो इसके बीच में, सॉरी पंजाब इसके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर पश्चिम, तो बस आ गया आंसर। देखा आपने? तो ये तरीका होता है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं आपको इसको मैप पे करके दिखाना चाहूं तो एक बार, तो देखिए इस मैप में मैं आपको समझा रही हूं। दिल्ली के सापेक्ष पूछा था, दिल्ली आपका यहां पर है, तो आपको यहां पर ऐसे गोला बना देना है। दिल्ली के बाद से पूछा था कि आप बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश है। और पंजाब पूछा था, तो पंजाब यहां पर है। तो पूछा किसके? दिल्ली के सापेक्ष, तो बस यहीं पर ऐसा अपना डायरेक्शन बना दो। बना दिया आपने। यहां पर आपका ईस्ट है, यहां पर आपका वेस्ट है, यहां पर आपका साउथ है, और यहां पर आपका नॉर्थ है ऊपर। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि दिल्ली के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी दिशा में है? तो साउथ ईस्ट में है, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, यहां से देखना है, साउथ ईस्ट में आ गया इसको देखकर। फिर पूछा है कि पंजाब किस साइड में है? तो पंजाब भी आपका यहां पर है, ये देखिए, तो पंजाब भी आपका किस साइड में पड़ गया? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो बस इतना ही है, मैप अगर आप समझ गए ना तो बहुत आसान है ये, ठीक है। चलिए देखिए 72 क्वेश्चन है कि पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पिसने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान है, बाली। इस क्वेश्चन को लेकर लोगों में इतने कंफ्यूजन आ गए थे कि किसका, अरे भाई बाली ही तो होगा जिसको पीसा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए, सेपरेशन प्रोसेस में जो बाजरा होता है, आप उसका क्रश किस चीज को करते हो? कोप्स को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाली। चलिए अभी हमारा है 73 क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा जगह है जहां पर, इंग्लिश में भी देख लो, प्लेस वेयर द टेम्परेचर डज नॉट यूजली ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर। तो वो कौन सा है? तो वो है कानपुर और रायपुर, ठीक है, याद रखना नाम। चलिए, और इस पे ध्यान देना, नहीं गिरता है, 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है, तो वो है कानपुर और रायपुर। चलिए, एक जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है प्लीज उसको जरूर करना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितने सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। वो एक रसोईया बिरयानी बना रहा है, ठीक है, तथा वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है। आपने देखा ना, ऐसे जो बर्तन होता है उसमें हम चावल को उबालते हैं, फिर पानी को अलग कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं हम?
हम इसको निथारते हैं। निथारना मतलब अलग कर देते हैं पानी को। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डीकैंटेशन करते हैं। ठीक है ना, पानी को अलग करने के लिए चावल से क्या करते हैं? डीकैंटेशन। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जो है सर्वाहारी हैं? सर्वाहारी पूछ रहा है। अब सर्वाहारी का इंग्लिश भी देख लो, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आपको पता होगा क्या होता है? शाकाहारी मतलब जो केवल जो है वेज फूड खाते हैं, मांसाहारी जो केवल नॉनवेज खाते हैं, शाकाहारी जो दोनों खाते हैं। ठीक है ना, दोनों होते हैं। तो सर्वाहारी इसमें से पूछ रहा है कौन है जो दोनों है? तो कौवा, सुअर और मनुष्य। मनुष्य भी तो नॉनवेज वेज दोनों खाते हैं, सुअर भी और कौवा भी, तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस, और जिसे हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण जो है LAD, आपको पता है LAD क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसे ही हम बोलते हैं हिंदी में भाषा अर्जन उपकरण। बच्चों की किस बात में मदद करता है? अगर आपने नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से इसका पता होगा कि जो LAD है ना, ये बच्चे की किस भाषा अर्जन उपकरण में, बच्चा क्या चीज अर्जन करने में उसकी मदद कर रहा है LAD, तो वो जो है व्याकरण के नियम बनाने में, वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, दूसरों बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में नहीं, ये जो है व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल, अब श्रीलाल है कोई टीचर, वो पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, मतलब जो बच्चे हैं ना उनके क्लास में, उन्हीं के जो है बैकग्राउंड से, और ये हिंदी है, हिंदी वाला लैंग्वेज है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा, तो इसकी इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों का जो बैकग्राउंड है, उनका जो कल्चर है, रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन है, परंपराएं, जो बच्चे जहां से आते हैं उनका जो कल्चर हो गया, उनका बैकग्राउंड, उनका ट्रेडिशन, इससे वो संबद्ध करते हैं पाठ्य सामग्री को। किसको? पाठ्य सामग्री को। तो ये क्या कर रहे हैं श्रीलाल जो है, भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? आप अपने आप को टीचर मान लो और सोचो कि आप ऐसा कर रहे हो, आप बच्चों की लाइफ से जोड़ रहे हो, बच्चे की लाइफ, बच्चा का जो कल्चर है, जो बच्चा शुरुआत से देखता है, ट्रेडिशन है, बैकग्राउंड, तो आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे के जीवन से जोड़ रहे हो ना, तो बच्चे के जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ये कोई सटीकता का सिद्धांत नहीं है, ना ही समूहीकरण, ना ही अभ्यास। अगर आपने ये पृष्ठभूमि, रीति रिवाज, परंपराएं देख लिया तो तुरंत आंसर मिल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे के जीवन से जोड़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम को। और जब भी हम बच्चे को कोई भी पाठ्य पढ़ाते, बच्चे से जोड़ के पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए, गोवा है, आप सभी को पता है, बहुत ही प्यारा सा स्टेट है जिसमें कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो गोवा क्या हुआ? ये तो बहुत आसान है। तो गोवा क्या हुआ? एक बहुभाषी राज्य है। एक भाषा तो है नहीं कि एक भाषा बोली जा रही है, ना ही 2 भाषा, और ना ही ऐसी राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती, जी नहीं, यहाँ बोली जाती हैं, लिखा हुआ है बोली जाती है। तो ये क्या हो गया? इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर कि ये एक बहुभाषिक राज्य है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीट होंगे। चलिए भी कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 पर व्याकरण पढ़ाते समय, अब 1 से 5 का बच्चा है, आप जानते ही हैं, इतने छोटे बच्चे को आप अगर रूल्स पढ़ाने लगो ग्रामर्स के, वो नहीं सीखेगा। वो इवन क्लास से बाहर भी जा सकते हैं, बच्चे ऐसे भी होते हैं, पढ़ाते रहो, बच्चा उठ के बाहर चला जाएगा, कह भी देगा कि समझ में नहीं आ रहा है, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। छोटे बच्चे तो मुंह पे बोल देते हैं। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ाते समय आप टीचर हैं, आप किस विधि का प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त भी रहें और एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकें? तो छोटे बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम बच्चों को एग्जाम्पल्स दें। पहले एग्जाम्पल्स दो, बहुत सारे उदाहरण दो। तो बच्चा, जैसे कि आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, मान लो आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, अब बच्चों को सीधे ये बोल दो कि किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी को संज्ञा कहते हैं, बच्चा नहीं समझेगा। आप क्या करो, आप बोलो बच्चों को कि बच्चे बताओ कि अभी तुम्हारे पास जो है कौन कौन सा सामान है, तो वस्तुओं के नाम बताएगा। बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो दोस्तों के नाम बताएगा। बताओ तुम कितने जगह घूमने गए हो, प्लेस के नाम बताएगा। उसके बाद से आप लास्ट में बोल दिए बच्चों इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। तो इससे बच्चों को एग्जाम्पल्स भी पता चल गया,
एंड रूल्स भी समझ में आ गए। ऐसे ही 1 to 5 के टीचर्स को पढ़ाते हैं। एंड सबसे मजेदार बात बताती हूँ, जो केवीएस का इंटरव्यू होता है ना, उसमें डेमो भी ऐसे ही देना होता है। आप उनको ये नहीं कि डायरेक्टली वो बच्चे बन जाएंगे और आपको एग्जाम्पल से समझाना होगा, तो ये आगे भी आपको काम आएगा। कितना अच्छा तरीका है, तो वो है आगमनात्मक, जिसमें हम उदाहरण देते हैं। निगमनात्मक में तो आप नियम बताते हो, अनुवाद और पाठ्य पुस्तक नहीं। हम 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 आगमनात्मक, एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाना है। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये तो बहुत आसान है। निष्क्रिय मतलब होता है पैसिव, जो मतलब किसी कभी कभी आप यूज करें, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो बस एग्जाम के ही टाइम पढ़ेंगे, अभी वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो अभी पैसिव में चले जा चुके हैं। और एक्टिव बच्चे क्या होते हैं, जो सक्रिय बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके लिए मैटर नहीं करता है कि पेपर जुलाई में होगा, वो आज से पता नहीं कब से पढ़ रहे होंगे, हर दिन पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एक्टिव। समझ जाएंगे आप। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जो कभी कभारी बुक्स उठाएं। अभी आप देखो डेली क्लासेस होती हैं, उसमें से कुछ बच्चे जो हैं क्लास ही नहीं करते हैं, कभी कभी ही करते हैं, तो वो बच्चे पैसिव हैं, वो निष्क्रिय हो चुके हैं। और एग्जाम का डेट आ जाएगा तब वो सक्रिय हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, या फिर ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो जिनका प्रयोग अब कभी कभार होता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश का यूज कभी कभी ही करेंगे, इवन इंग्लिश पढ़ते भी नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है, निष्क्रिय हैं। तो जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। अब जिनका प्रयोग अक्सर होगा, अभी मैंने आपको बताया, वो तो भैया वो तो सक्रिय है कि नहीं। जिनका इस्तेमाल ये भाषा वैज्ञानिक या फिर लेखक, ये सारी चीजें नहीं होंगी। जिनका प्रयोग आप कभी कभार करते हो, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इतने अच्छे से समझा रही हूँ, एक लाइक तो कर दीजिए इस छोटी सी मेहनत के लिए। छोटी क्या मतलब, बहुत समय लगता है क्वेश्चंस को आप सभी के सामने ऐसे प्रेजेंट करो, और आपको पता है सीटेट ने क्वेश्चन भी प्रोवाइड नहीं किए हैं इस बार। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसमें देखिए त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। एक बात याद रखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ, त्रुटियां जो है ना कभी भी बच्चों के सीखने में बाधा नहीं पड़ती है, ना ही आपके में। इवन त्रुटियों के माध्यम से पता चलता है कि बच्चों की लर्निंग हो रही है, बच्चा सीख रहा है। त्रुटि जो है एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव नहीं है। टैग वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी, तो ये हमेशा कभी भी बाधा नहीं बनेगा, बल्कि आप बच्चों की लर्निंग उसको आगे बढ़ाएगा। समझ गए। चलिए, तो त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाली चीज बतानी है, याद रखना। तो त्रुटियां जो है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, ये बात गलत लिखी है और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत वाला पूछा है, नहीं पूछा है ना। व्यवधान थोड़ी डालती हैं। अगर बच्चा मान लो आप उसको हिंदी में वर्णमाला सिखा रहे हो, बच्चा क ख ग घ के बाद सीधे चला गया वहां पे लास्ट में चला गया य र ल व, तो क्या आप उसको ये बोलोगे कि इसकी व्यवधान है, बाधा है? जी नहीं, वो बच्चा सीख रहा है, वो गलती करेगा फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा फिर सीखेगा, ये अवसर है, व्यवधान नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 गलत लिखा है, गलत वाला पूछा है, सही हो गया। त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। जी हाँ, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। इससे आपको पता चलेगा बच्चा किस डायरेक्शन में सोच रहा है। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। जी हाँ, आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है सीख भी रहा है या नहीं। बच्चा गलती ही ना करे, वो बस करे जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। ग्राफ हमेशा ऐसे थोड़ी ना होती है। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। त्रुटि का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ पे सही लिखा है, मैंने सोचा लिखा है कि नहीं है। त्रुटियां जो है द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। जी हाँ, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी ताकि आपको कभी भूले ना। द्वितीय भाषा क्या होता है, आप मुझे बताइए। आपका हिंदी मदर टंग है, तो आपकी इंग्लिश क्या हो गई, द्वितीय भाषा हो गई। कोई भी लैंग्वेज मान लो, तो वो द्वितीय भाषा जो भी आप अर्जन कर रहे हो, तो आप मान लीजिए इंग्लिश सीख रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले मुझे लगा इसमें नहीं लिखा है। तो आप इंग्लिश सीखते हैं तो क्या आप एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, एकदम फ्लुएंटली? जी नहीं, आप उसमें गलती करते हैं। और जब आप गलती करेंगे ना, आपको एक रिमाइंड मिलेगा, आपको सीख रहे हैं, वो प्रोसेस है आपका, उसमें आप गलती करेंगे ही। इससे आप क्या कर रहे हैं, गलतियों से ही द्वितीय भाषा को अर्जन करने में, ग्रहण करने में, उस प्रोसेस में वो आपके लिए एक हेल्पफुल है, सहायक है, वो बाधा नहीं है। तो ये बात भी एकदम सही है। गलत वाला पूछा था, और व्यवधान जो है एक नेगेटिव वर्ड है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। चलो ये देख लेते हैं। कल्पना करें कि आप जो है किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं, जहां पर एक्टिविटीज वगैरह होता है, वहां के आप सचिव बन गए। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु
एक सेमिनार तो आप सभी जानते हैं, उसमें क्या किया, किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया। कोई भी भाषा वैज्ञानिक हो सकता है, भाषा वैज्ञानिक जिसको ना उसके बारे में पता हो कि ये उसके बारे में सारी चीज़ें, वो व्यवसाय बता सकता है आपको, शौक बता सकता है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसमें। मान लो वो एकदम से मास्टर है, तो आपने उसको इनवाइट किया है, आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे होता नहीं कि कोई अगर यूपीएससी टॉप कर लेता है तो उसको बुलाते हैं, कॉलेज में इन्विटेशन मिलता है। क्यों ऐसा करते हैं, आपने कभी सोचा है? ताकि उससे मोटिवेशन मिले, वो आपको अच्छे से बता सकता है, जो अपने काम में परफेक्ट हो। जैसे कि आप सीटेट किन से पढ़ेंगे, जो सीटेट क्लियर किए होंगे, सीटेट के टीचर होंगे, आप उन्हीं से पढ़ेंगे ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो और उसमें से उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे, तो आप किस श्रेणी में रखेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सबसे पहले तो इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे उनको सुनेंगे, आप उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बच्चों को उससे बहुत फायदा मिलेगा, बच्चों को पता चलेगा कि इसमें भी व्यवसाय हो सकता है, इसमें भी हमारे शौक, भविष्य में क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आप सबसे पहले तो बच्चा सुनेगा, और जो वाचन हो रहा है वहां पे, जो डिस्कशन हो रहा है, उसको वो भी, उससे बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। चलिए, पहला लिखा है कि श्रवण और लेखन। लेखन क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर तो इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में लेखन थोड़ी होता है, ये तो लेखन से ही काट देंगे। वाचन और लेखन, लेखन तो हो ही नहीं रहा है, गलत। पठन और श्रवण, पढ़ाया थोड़ी जा रहा है वहां पे तो डिस्कशन हो रहा है, उसको सुन रहा है बच्चा, तो ये पठन से गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, श्रवण और वाचन। जी हाँ, बच्चा सुन भी रहा है, और जो वाचन हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो एक एक्टिविटी है जिससे बच्चे को बहुत फायदा होगा, बच्चा सुनेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देखा आपने, एलिमिनेट किया करो, एलिमिनेट से आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा, आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस बार काफी ट्रिकी हैं, आसान नहीं कह सकते हैं इसको। पृथ्वी जो है, मान लीजिए पृथ्वी है, वो सूर्य के एक मिनट, सूर्य बना देती हूं, ये रहा। तो पृथ्वी क्या कर रही है, इसके यहां पर देखिए, अब समझ में आ जाएगा। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर, ये रहा सूर्य, ठीक है, चारों ओर घूमती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना, ये फैक्ट है ना, अब इसमें कुछ फेक तो है नहीं। तो इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसको मैं, आप ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आप तुरंत देख लेंगे। विवरणात्मक लेखन का मतलब आप समझ जानते हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब किया हो, जैसे कि कहानी सुना, मैं कोई टॉपिक बताऊं, खूब ज्यादा उसको लंबा चौड़ा समझा रही हूँ, आपको विवरण दे रही हूँ। वृत्तांतमक तो एक स्टोरी होती है, तो आप समझते हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है। प्रत्ययकारी लेखन, जिसमें आकर्षक उसको किया जाता है, जैसे कि मैं कोई ऐसी चीज आपको बताऊं जिससे, जो आपको काफी अट्रैक्ट करे, आपको मजा आए, बट ये तो तथ्यात्मक है ना, इसमें ये अट्रैक्ट थोड़ी ना आप कर रहे हो। यहां पर पहला लिखा है प्रतिपादक लेखन, जैसे हम व्याख्यात्मक ही बोलेंगे, बट यहां पर लिखा है ये प्रतिपादक लेखन है। इसका मैं हिंदी में आपको बता रही हूं, अच्छी तरह समझाना। प्रतिपादक लेखन का मतलब होता है अच्छी तरह से समझाओ, या फिर अच्छी तरह से उस बात को कहो, उसको बोलते हैं प्रतिपादक लेखन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन को आप पहले में रखेंगे, क्योंकि यहां पर आप बस ये नहीं बता देंगे कि ऐसे घूम रही है, आप इसको अच्छी तरह से समझाओगे। और प्रतिपादक लेखन का हिंदी में अर्थ होता है अच्छी तरह से समझाना या अच्छी तरह से कहना। तो आप समझ गए होंगे पहला क्यों सही है, इसलिए मैं पूरा डिस्क्राइब कर रही हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले साहित्य पर आपको बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये काफी इंस्पायर करता है, इससे आप बच्चों के दूसरे कल्चर को समझ सकते हो, काफी भाषा बच्चा सीख सकता है, और ये पाठ्यक्रम में शामिल है, ठीक है, तभी तो आप बात कर रहे हैं। तो इसमें इससे संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो ये बहुत प्रेरणास्पद है, एकदम सही है। यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ये नहीं लगाकर इसने गलत कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि शामिल है। यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, जी हाँ। यह भाषा अर्जन का आधार है, ये भी बात सही है। तो गलत वाला आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, इसने नहीं लगाकर इसको गलत कर दिया, ठीक है। और साहित्य आप समझते ही, उसमें बहुत सारी चीजें बच्चों को सीखने को मिलती है, भाषा हो गया, चाहे आप कल्चर देख लीजिए, काफी इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, और नहीं पे फोकस जरूर करना है। चलिए ये देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक, कल ही मैंने आपको बताया था, निदानात्मक का मतलब होता है ना कि आप जहां पर, एक होता है देखो जिसे हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक को हिंदी में आई थिंक, जहां पर आप बच्चों की कमजोरी का पता लगा रहे हैं कि अच्छा बच्चों को इस चीज में दिक्कत हो रही है, और निदानात्मक के मतलब उपचार कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपने उसका उपचार कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं निदानात्मक। तो इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। आपको बच्चों को क्या करना है, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, मान लीजिए बच्चा जो है हिंदी की कुछ आप उसको पढ़ा रहे हो, चलो मान लो वर्णमाला पढ़ा रहे हो, ठीक है,
तो उसमें आप देखिए कि बच्चा जो है कहाँ पर नहीं समझ पा रहा है, आपको वो चीज जाननी होगी। जब तक आप जानोगे नहीं आप कैसे बताओगे? तो इसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। इसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछा है। तो पहला देखिए लिखा है कि योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र, ये तो इसमें आ ही नहीं सकता है, निदानात्मक में थोड़ी ना है योगात्मक आकलन, ये तो अलग से हम करते हैं, गलत हो गया। शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना, जी हाँ ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, जी नहीं, हमको यहाँ पे उनको काम नहीं दिलवाना है, हम निदानात्मक कर रहे हैं, बच्चों की कमियों को जानना है हमें, इसका मतलब ही होता है। किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन करना, जी नहीं। बेसिकली याद रखना, निदानात्मक में आप बच्चों की कमियों को जानते हैं। दूसरा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? ये तो आप सभी को पता होगा, द्वितीय भाषा हमारी क्या है, तो वो है अंग्रेजी, और हिंदी हमारी पहली भाषा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये तो बहुत आसान है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच, मान लो कोई भाषा है, उसका शब्द और उसका अर्थ, उसके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, तो ये कथन किससे संबंधित है? ये पूछा है आपसे कि ये कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन जो है वो भाषा यादृच्छिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, भाषा अद्वितीय मतलब अनोखा होता है, वाचिक मतलब जहां बोल रहे हैं, गतिशील मतलब जो गतिशील हो, मूवेबल हो, उसे बोलते हैं। बट यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, रुकिए कलर चेंज कर देती हूँ, कि किसी भाषा का कोई शब्द है मान और उसका अर्थ है, उनके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, उनके बीच में शब्द और अर्थ के बीच में नेचुरली कनेक्शन नहीं है, तो ये कथन जो है भाषा यादृच्छिक है। क्योंकि यादृच्छिक का मतलब होता है ऐच्छिक, इसका मतलब होता है स्वतंत्र, इसका मतलब होता है आकस्मिक। जरूरी नहीं है कि ये जो चीज फिक्स्ड हो चुकी है वही रहेगी। इसीलिए भाषा क्या है, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, ये किससे संबंधित है, यादृच्छिक है। सो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अब आप तो जानते ही हैं, व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट, केवल व्याख्या दे दोगे, आओगे बस रटी रटाई चीजें बोल के चले जाओगे। अभ्यास ड्रिल, केवल प्रैक्टिस कराओ, अनुवाद कर दो, ट्रांसलेशन कर दो, या फिर आप पहले बच्चों को, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्रामर पढ़ाना है आपको, अगर व्यक्तिवाचक पढ़ाना है तो आप बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स देंगे, बाद में नियम बताएंगे। तो ये तो बहुत आसान है। आगमनात्मक और निगमनात्मक, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि मुझे ऐसा लगे कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो मैं आपको डेली ऐसी ही क्लासेस दूंगी। देखिए लिखा है कि लक्ष्य दृश्य शब्द, शब्द भंडार, पहले ये लक्ष्य दृश्य शब्द, शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है, ये आप तुरंत ऑप्शन से समझ जाओगे एलिमिनेट करके। पहले देखो, ये लक्ष्य दृश्य शब्द है, इसमें कोई रटाई नहीं जाती है, रटने वाली चीजें वैसे भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत। पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, जी हाँ ये सही है। अभी बताती हूँ कैसे। लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में, यहाँ पर लेखक की शैली से हमें मतलब नहीं है, हमें लक्ष्य से मतलब है, लक्ष्य दृश्य शब्द से, गलत हो जाएगा। कम प्रयुक्त किया जाता है, जी नहीं, इसका अधिक उपयोग करते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पाठक क्या करेगा, सबसे पहले इसकी पहचान करेगा कि कौन सा लक्ष्य दृश्य शब्द होना चाहिए, जहां पर बिना किसी जटिल विश्लेषण के, जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, और उससे क्या करे, बिना जटिल विश्लेषण के से अर्थपूर्ण पाए, वही हमारा लक्ष्य दृश्य शब्द हो जाता है। ये एक पॉजिटिव है। मान लीजिए कि कोई भी चीज सिखानी है, कोई वर्ड मान लो कि उनका कोई भी होगा कि हमको ये सारी चीजें सिखानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पहचान करेंगे और बिना उसको जटिल किए जो है उसको सिखाएंगे, क्योंकि इसी से क्या होगा, अर्थपूर्ण आपकी समझ होगी। सो ऑप्शन नंबर दूसरा यहां पर सही हो जाता है। चलिए अब ये हमारा आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। साक्षरता का मतलब क्या होता है, जहां पर साक्षर हो, ठीक है। तो आरंभिक साक्षरता उपागम 150 का पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर एलिमिनेट करना सिखाती हूँ। देखिए पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, ये लिखा है कि हमको क्या करना है, पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए। विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। आरंभिक की बात करें, इस इनिशियल, जब इनिशियल आप कोई चीज सीखते हैं, साक्षर मतलब लिटरेचर, जहां पे आप, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा ही तो होगा ना, बिना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, बट ये आरंभ वाला स्टेज है। तो इसमें क्या आप सबसे पहले ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट दे दोगे बच्चों को कि लो इसी पे काम करते रहो, जी नहीं, इसे बच्चा सीखेगा नहीं। आपको सबसे पहले जब इनिशियल स्टेज में हमको बच्चों को लिखित, यहाँ पर देखिए बच्चों को क्या करना है, लिखित
और वाचिक मतलब बोलने वाले, इन सब चीजों से क्या करनी चाहिए, अंतःक्रिया। और अपने आप में अंतःक्रिया एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अंतःक्रिया बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछे, इसी पे आंख बंद करके कर देना, हमेशा सही होगा, क्योंकि अंतःक्रिया में इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक बच्चे आपस में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। तो देखा आपने, आपको बस देखो कई बार क्या होगा ना कि क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यहां पर देखिए लिखा है कि स्वरेल्यानस्य आगमनाय प्रतिक्षण माड़ रमण महोदय एकाम पत्रिकाम कृणाति स किंचित रुचिकरम द्रष्टुम अचिरम पत्रिकायाः अवलोकनम करोति इदम कश उदाहरणम अस्ति। तो संस्कृत में लिखा है तो संस्कृत ही वहां पर आपको पढ़ना होगा। अब आपके सामने हिंदी तो रहेगा नहीं, तो पूछ रहा है कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं, आगमनाय प्रतिक्षमाण रमण महोदय एका पत्रिकाम क्रांति, ये किसका उदाहरण है? क्या ये द्रुत पठनम का है, क्रम विच्छड़म का है, विस्तृत पठनम का है, या फिर गहन पठनम का है? तो इसका राइट आंसर है द्रुत पठनम, जिसे हम स्कीमिंग बोलते हैं। देखो, द्रुत पठनम का मतलब होता है कि आप जो है ना विस्तृत अर्थ बिना वो किए, मतलब एक होता है ना स्पेसिफिक पूरा अर्थ लाइन बाय लाइन पढ़ो, बिना इस पे आप ध्यान दिए आप क्या करते हो, सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए आप तेज गति से पढ़ते हो, कि बस जल्दी जल्दी से सामान्य विचार प्राप्त करना है, उसके लिए हमको स्पीड में पढ़ना है, उसे हम बोलते हैं द्रुत पठनम, स्कीमिंग। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो अब ये देख लेते हैं, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, आंसर खुद भी बताना। ठीक है, एक भाषा शिक्षक मतलब कोई भाषा के शिक्षक है, अनुच्छेदे प्रयुक्तम प्रत्येक शब्दम शुद्ध उच्चारण बलाघात पूर्वकम पठति तदंतरम विश्राम्यति कठिन शब्दानां व्याख्यापूर्वक स अनुवादमपि करोति पठनस्य इयं प्रक्रिया कथम विधम विद्यार्थिभ्य सहाय भवति। तो ये पूछ रहा है कि एक भाषा के शिक्षक है जो कि अनुच्छेद जो भी प्रत्येक शब्द है उसके शुद्ध उच्चारण वो जो भी बताती हैं, कठिन शब्द का जो है व्याख्या पूर्वक अनुवाद करती हैं पठन का, तो ये क्या है, मतलब इससे विद्यार्थियों को कौन सी सहायता मतलब मिलती है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इयम पठस्य विकुटनम करोति होगा कि इयम अवबोध पूर्वकम पठन करोति? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आप सभी को एक चीज याद रखो, ये संस्कृत का 15 नंबर का पैसेज, 15 नंबर की पैडागॉजी आती है, तो आपको अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो आप कॉपी में जरूर नोट करना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। भाषाय वैशिष्ट्यम यस्मिन् शब्दा वस्तु घटना विचारणा च प्रतीकवत प्रयुज्यन्ते तत की कथ्यते। तो ये किसका है आप बताइए, इसमें से ये उत्पादकता का है, विस्थापनम का है, अर्थकलनम का है, या फिर वाक्य रचना का है? तो आप कमेंट जरूर करो आंसर जिसका भी जो भी सही है प्लीज। ठीक है, तो ये है सिमेंटिसिटी, जिसे हम बोलते हैं अर्थकलनम। सिमेंटिक का मतलब मीनिंग, अर्थ जिसका निकलता हो, उसको ही तो आप इंग्लिश में भी देखते होगे ना, इंग्लिश में भी पूछता है सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, तो एम से मतलब होता है मीनिंग, मतलब अर्थ कलनम। तो ये है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। चलिए, पिछली बार कुछ शिफ्ट में जो है संस्कृत के टफ क्वेश्चंस आए थे, और ये भी कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन देखिए, एकस्या भाषा कक्षायां शब्दानम चित्राणि च अवलंब्य छात्रेभ्य एका रूपरेखा दत्ता या आधृत्य ततः किंचित लेखनीय एतादृश्य लेखनम किम कथ्यते। इसमें से क्या ये मार्गदर्शित लेखनम है, नियंत्रित लेखनम है, मुक्त लेखनम है, सहज लेखनम है? इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसमें से क्या होगा? तो ये होगा मार्गदर्शित लेखनम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इसका राइट आंसर है गाइडेड राइटिंग, मार्गदर्शित लेखनम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भाषा विद्यार्थिना निष्पादनम उन्नेतु अधोलिखितेषु किम नाधिकम महत्वपूर्णम। तो ये इसका राइट आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा? क्या ये स्वमूल्यांकनम होगा, उपचारात्मक शिक्षणम होगा, या फिर पर्यवेक्षण प्रतिवेदनम होगा, या फिर वैचारिक पत्रिका होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है उपचारात्मक। अब आप बताओ उपचार कब करते हो? जब बच्चों को किसी चीज में दिक्कत होती है तो हम उसका पहले तो पता करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस। ठीक है, उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई बच्चों को दिक्कत है पढ़ने में लिखने में, तो आप पहले फाइंड कीजिए और लास्ट में उसका जो भी सोल्यूशन है वो बताइए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि पंचम कक्षाया शिक्षिका रीमा स्वछात्रान भाषां पठित्यतु खाद्य सूची मतलब मेन्यू कार्ड्स समाचार पत्राणाम अंसा रेलयान समस्य
समय तालिका इत्याद्य पठन सामग्री कक्षायाम आनयति कथम विद्यम सामग्रिणा प्रयोग शिक्षिका प्रोत्साहयति। तो ये मतलब ये क्या चीज़ें जो है शिक्षिका इसमें से प्रोत्साहित कर रही है, ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये प्रमाणिक सामग्री, अनुकूलित सामग्री, स्वनिर्मित सामग्री या फिर सुकृत्या उपलब्ध सामग्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये ऑथेंटिक मटीरियल है। क्या है? प्रमाणिक सामग्री। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, जो पंचम क्लास 5 की जो शिक्षिका है रीमा, वो अपने छात्रों को भाषा पाठ्यक्रम जो मेन्यू कार्ड है वो देती है, बट वो कहाँ से? वो समाचार पत्र, जो रेलाइन समय तालिका है, तो ये सब ऑथेंटिक होती है ना, ये कोई ऐसे फेक चीज़ें नहीं होती हैं। तो जहाँ पर भी आपको ना समाचार पत्र हो गया, रेल यान, तो आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये जो है एक ऑथेंटिक मटीरियल है, प्रमाणिक सामग्री है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि भाषा कौशलस्य मूल्यांकनाय उत्कृष्ट परीक्षा सा भवेत् यस्या कौशलस्य वैधताया परीक्षा भवति अस्य आशय अस्ति। ठीक है, भाषा कौशल का जो मूल्यांकन करना है उसके लिए जो भी परीक्षाएं हैं, तो आप इसमें से बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। नीचे से आपको देख के बताना है। पहला लिखा है परीक्षा कथं परीक्षा प्रयोजने सह समक्यता संयोजिता भवेयु परीक्षाएं विद्यार्थिना प्रदर्शनम कथम उत्कृष्ट भवेत् या फिर सव परीक्षा एक समानम परिणाम जनेयु या फिर परीक्षासु स्मरण सामग्री प्राचुर्येण भवेयु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। परीक्षा कथं परीक्षा प्रयोजनेन सह समक्यतया संयोजिता भवेयु। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलिए आप लोग भी अपना आंसर जरूर देते रहिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। देखिए एकस्या कथावाचन कक्षाया शिक्षिका कथा पात्राणम अनुकृति विधातु भावभंगिगम शारीरिक मुद्रा च प्रयुक्ते सा स्वछात्रान् एतेषा अनुवर्तनं कर्तुं निर्दिशति अत्र भाषा शिक्षणाय शिक्षिका का पद्धति प्रयोजया। तो ये भाषा जो शिक्षिका है, इसकी पद्धति का ये प्रयोजन कौन सा है, ये आपको बताना है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको लगे कि संस्कृत का भी आप 1 लाइन जो है पूरा अर्थ भी चाहते हैं तो भी मैं कोशिश करूँगी बताने की, बट अगर अब मैं एक बार संस्कृत पढूं फिर उसका ट्रांसलेशन भी करूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए क्या आपको लगता है कि इसका अर्थ भी बताना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या श्रवण मूल का होगा, दृश्य मूल का, या फिर काइनेस्थेटिक जिसे हम अंग सचरण मूल का बोलते हैं, या फिर सौंदर्य मूलक जिसे हम एस्थेटिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है काइनेस्थेटिक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि भारत देशे भाषा विषय अधोलिखितेषु किम वत् कथनम सत्यम अस्ति। भारत देश का जो भाषा विषय है इन सब में से बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। यहाँ पर ध्यान देना, नीचे कूट वाली चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसका मतलब इसमें एक से अधिक चीज़ें आपकी सही होने वाली हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखिए पहला लिखा है कि हिंदी भारतस्य राष्ट्रीय भाषा अस्ति। क्या ये सही है? जी नहीं। हिंदी भारतस्य राजभाषा अस्ति। यस, ये हमारी राजभाषा है, ये हमारा सही है। आंग्ल भाषा, जी नहीं, आंग्ल भाषा हमारा भारतस्य राजभाषा अस्ति नहीं है। डी क्या लिखा है कि आंग्ल भाषा भारतस्य सहायक राजभाषा। जी हाँ, आंग्ल भाषा जो है वो भारत की सहायक राजभाषा है। तो बी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 234, मतलब हमने अभी तक कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हिंदी भारत राष्ट्रीय भाषा है। जी नहीं, राजभाषा है और आंग्ल भाषा हमारी सहायक राजभाषा है, तभी जाके हमारा दूसरा सही होता है, बी और डी। चलो, एकाधिक भाषाणाम ज्ञानम क्या है? एकाधिक जो है भाषाणाम ज्ञानम क्या है? तो इसमें से हम देखते हैं, पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि भाषा कक्षायां शिक्षकाय भारवत भवति न भाषा अधिगम अवसरे भ्रमा जन्यति न भाषाया अध्ययन अध्यापने निद्रा सहाय भवति न भाषाया अधिगमे हस्तक्षेप करोति। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, न भाषाया अध्ययनम अध्यापने निद्रा सहाय भवति। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए इसमें देखते हैं, अधोलिखितेषु किम क्षेत्रम विकासस्य क्षेत्रम इति न वर्गीकृतम।
इन चारों में से आपको बताना है नहीं वाली चीज़ें। तो मोटर है, सेंसरी है, कॉग्निटिव है, रेशनल है। आपको वैसे संस्कृत में ना इंग्लिश भी वो लिख के देते हैं, अगर जो जिनको दिक्कत हो तो वो इसके माध्यम से बता सकते हैं। तो ये रेशनल वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है मोटर है, सेंसरी है, कॉग्निटिव है, तार्किकम रेशनल नहीं है, और 9 वाला पूछा था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलो देखो क्या लिखा है इसमें। विकासस्य प्रमुख क्षेत्रे छात्रस्य प्रगतिं निरीक्षणाय तस्य व्यवहारं कौशला निप परिवेक्षणाय, मतलब इंस्पेक्शन करना, च सतत मूल्यांकनार्थम अधोलिखितेषु किम प्रयुज्यते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको देखना है। क्या रिपोर्ट होगा, अकाउंट होगा, चेकलिस्ट होगा, या फिर फ्लैश कार्ड होगा। इसको मैंने बहुत बार बताया, ये हमेशा आपका चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट क्यों, देखिए आपको पता है, आपको बच्चों की इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मान लो ये आपका आपने रिपोर्ट कार्ड ऐसे रखा है, आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है। तो चेकलिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप जो है ऐसे और ऐसे, मतलब बच्चे ने जो काम किया है तो आप टिक कर देंगे, और जो बच्चे ने काम नहीं किया वहाँ पे रॉन्ग, मतलब चेक करते हो। चेकलिस्ट, ठीक है, ये काम हो गया, ठीक है, नहीं हुआ क्रॉस, तो इसको हम बोलते हैं चेकलिस्ट। तो आप बच्चों का प्रगति जो भी आप इंस्पेक्शन करते हैं उसमें व्यवहार, तो ये इसको बोलते हैं चेकलिस्ट मेथड। यही होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, बस दैट्स इट। तो वही इसमें बताना था। और स्मरण सूची जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। रिपोर्ट है नहीं, अकाउंट भी नहीं है, ना ही ये फ्लैश कार्ड है। चलो ये क्वेश्चन देखो। अधोलिखितेषु कस्य भाषा वैकल्यस्य संबंध संप्रेषण कौशलय अवबोध सामर्थ्य सह अस्ति। तो ये क्या है, इसमें से बताइए। मतलब संप्रेषण में आपको दिक्कत हो रही है तो वो क्या है। बहुत आसान है, देखो पढ़ने वाला आपका डिसलेक्सिया होता है, वो चलो मैं आपको बता दूंगी, बट इसमें जो चीज़ लिखी हुई है आपको उस पर ध्यान देना। ये डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है ना, संप्रेषण कौशल में अवबोध होता है, ठीक है। तो हमारा डिस्फेजिया है, ना कि डिस्प्रेक्सिया। डिस्थार्मिया तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, और प्लीज आप सब सपोर्ट जरूर कीजिए। भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रियायां पाठ्य पुस्तक से का भूमिका भवेत। मतलब भाषा शिक्षण में जो भी आप सीखते हैं उसमें पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका होती है, क्या है आपका पाठ्य पुस्तक, क्या एक केवल उपकरण है, क्या चीज़ें हैं, क्या वो असेसमेंट टूल है, क्या वो उपकरणेशु या फिर उपकरणम है, या फिर केवल वाली चीज़ें कभी सही नहीं होती है, हमेशा काट देना। तो उपकरणेशु एकम उपकरणम है, मतलब मूल्यांकन करने का है, या फिर एक असेसमेंट टूल है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ये आपका उपकरणेषु एकम उपकरणम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षायाम दृश्य वस्तु, जिसे हम रियलिया बोलते हैं, मतलब रियलिया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें आप देख के चीजें सीखते हो। इत्यस्य प्रयोगेण कह आशय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या ये संप्रेषणाएं वास्तविक जीवन स्थितियां है, मतलब जो वास्तविक जीवन की स्थिति उत्पन्न होती है, या फिर ये शिक्षण सामग्री वास्तविक वस्तुनि है, या फिर छात्राणाम कृते वास्तविक वस्तुनि है, या फिर ये छात्रस अधिगम वास्तविक अवस्थिति है। तो देखिए ये एक जो है आपका क्या है, एक शिक्षण सामग्री है। सो ऑप्शन नंबर 2, जिसे आप दृष्टिया वास्तविक वस्तुनि आप बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए पहला देखते हैं कि एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को क्या किया, कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी। लुढ़कने का मतलब जैसे कि मान लो ये फुटबॉल है, तो आप इसको थोड़ा सा पैर से टच करेंगे तो ये लुढ़केगा कि नहीं लुढ़केगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी, अब मान लो जैसे कि स्केल है, ये पतली सी स्केल ले लेते हैं, तो ये आपकी लुढ़केगी नहीं, ये सरकने वाली होती हैं। आप जैसे कि इसको आप धीरे से सरका दो, या कोई ऐसी चीज, पेन हो गया। लुढ़कने वाला तो जैसे बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो निम्न में से कौन सा उपर्युक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा, ये जो लुढ़केंगी और सरकेंगी, इनसे जो है रिलेटेड ये एक्टिविटी नहीं है, गतिविधि नहीं है, बस यही बताना है। तो चलो देखते हैं। हमेशा याद रखना, नहीं वाले पे फोकस जरूर करना। बहुत से लोग नहीं छोड़ देते हैं, फिर भी गलत कर देते हैं। पहला लिखा है कि वस्तुओं को 2 समूह में वर्गीकृत करना। तो यस, आप इनको 2 समूह में वर्गीकृत कर दो, एक तरह लुढ़केंगी, एक तरह सरकेंगी, तो बच्चे नाम भी लिख देंगे, ये तो एकदम सही है। उन्हें लुढ़कने मतलब रोलिंग, और सरकने मतलब स्लाइडिंग की अवधारणा को समझाना। बच्चों को बताना पड़ेगा आपको पहले कि कौन सी चीजें लुढ़केंगी, कौन सी चीजें सरकेंगी, तो ये भी एकदम सही है।
जो त्रिविम होता है मतलब 3D आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना। तो आप यस, जब आप बच्चों को प्रॉपर्टीज बता दोगे ना तो बच्चा उसके हिसाब से अपने दिमाग में तर्क लगाने लगता है, सोचने लगता है कि देखो ये चीजें होती हैं, आपको ये सारी चीजें बतानी है, तो आप उसके प्रॉपर्टीज बता दीजिए 3D की, तो कर लेगा आराम से। 4 देखो लिखा है कि किसी भी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप जो है टीचर बन गए हो और क्लास में आप डिसिप्लिन चाहते हो कि आपको परेशानी ना हो, बच्चे एकदम साइलेंट बैठे हो, इसलिए आप काम कराना चाहते हो। तो ये तो गलत हो गया ना। वही क्लास सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर शोर होता है, जहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वो क्लास अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी याद रखना जो मैंने अभी पॉइंट्स बताया, पूछा हुआ है। तो बस आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे आपको हर एक आंसर, हर एक ऑप्शन का मतलब समझना पड़ेगा, रटने वाली चीजें नहीं, क्योंकि सीटेट आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है, ना कि आप कितना रटने में आगे हैं। तो 4 सही हो गया। चलिए आगे। ये क्वेश्चन जो है मैथ्स में अब ना फैक्ट वाली भी चीजें पूछती हैं। बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला, मतलब अटेंशन मिला, तो किसमें मिला, वो तो सभी जानते हैं, यशपाल समिति 1993, याद रखना। ठीक है, इंग्लिश वाला भी बता देती हूं। लर्निंग विदाउट बर्डन को फर्स्ट टाइम सबसे पहले अटेंशन कब मिला था, तो यशपाल कमेटी 1993। और याद रखना ये मैथ में पूछा है, सोचो शिक्षा शास्त्र का हाँ उसी का क्वेश्चन है ये। चलो आगे देखते हैं, ये देख लीजिए। चलो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि प्राथमिक, एक मिनट, प्राथमिक कक्षा मतलब 1 to 5 के गणित में आप टाइल्स पैटर्न, ये जो टाइल्स पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे पैटर्न वाले टाइलिंग टेसिलेशन की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है। मतलब आप एक पैटर्न पढ़ा रहे हो जो टाइल पैटर्न होता है, जैसे कि टाइल्स पैटर्न पे हम बच्चों को ना बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं, इसी पे आप बच्चों को एरिया भी सिखा देते हो, उनको क्लास में बता सकते हो कि यहाँ से लेके वहां तक जो है काउंट करो कितने टाइल्स एक साइड से लगे हैं, वर्टिकल कितने लगे हैं, हॉरिजॉन्टल कितने लगे हैं। ये गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है, क्या इसके पीछे आप चाहते हो, यही पूछा है। तो पहला देखो क्या लिखा है, यह बच्चों का मनोरंजन करता है और व्यस्त रखता है जब शिक्षक शिक्षिका अपना कार्य कर रहे हो। एकदम गलत। हम कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं कराते हैं कि हम जो है बच्चों को बिजी रख दें और हम अपना मस्त काम कर रहे हैं, टीचर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये एकदम गलत होगा, ये नेगेटिव चीज है। उच्च स्तरीय गणित में परिकलन की योग्यता के निर्माण में मदद करता है। छोटा सा बच्चा है, आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि 1 to 5 का बच्चा है, हम अभी से उसको उच्च स्तर गणित में एकदम बढ़िया निपुण कर दें, उसके निर्माण में मदद करें, तो ये चीज तो गलत हो चुकी है। दूसरा भी, यह अधिगमकर्ताओं को अनुपात एवं समानुपात के विचारों को विकसित करने में मदद करता है। जी नहीं, यहां पर बच्चा इससे अनुपात समानुपात के बारे में नहीं सोचेगा। मेन चीज क्या है, आप टाइल्स क्यों पढ़ाते हो, अभी मैंने आपको एक हिंट भी दिया है, एरिया। यह अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठ, ये देखिए समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। आप खुद सोचो, आप टीचर बन गए हो, अगर आपको 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना है एरिया, आप कैसे पढ़ाओगे, क्या बच्चों को फॉर्मूला बताओगे, जी नहीं। आप पहले बोलोगे कि देखो बच्चों इस क्लास में कितनी टाइल्स ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, नहीं भी बनी है तो आप चौक से खींच दीजिए, फिर ऐसे ऐसे देखिए, तो बोलोगे कि बच्चों पहले बताओ इस रो में कितने टाइल्स हैं, इधर कितने, इतने काउंट करके बताओ। फिर आप इस माध्यम से बच्चों को समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की, मतलब ये जो एरिया, इसी से आप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा दोगे अपने क्लास में। और आपने देखा होगा कि 1 to 5 के बच्चों को जितना आप जो है बाहर की दुनिया को जोड़ के, मतलब ये नहीं कि बस आप चौक का बोर्ड का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जितना ज्यादा हो सके उनको उसी क्लास में मौजूद चीजों का एग्जाम्पल देंगे ना, तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो ये बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। कल हमने हिंदी की पेडागोजी भी की है, तो जिसने नहीं देखा है जरूर देखेगा। 5000 से ऊपर बच्चों ने देख लिया है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। देखिए लिखा है कि वैन हीले। अब ये वैन हीले कौन है, जो लोग पहली बार पढ़ेंगे ना वो सोचेंगे वैन हीले क्या है, रटने की चीज है। जी नहीं, वैन हीले जो है इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, 0 से लेके 5 तक का है, एक एक नंबर वाइज पूछता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। और वैन हीले की थ्योरी अगर आप चाहेंगे तो मैं करा दूंगी डिटेल में, ठीक है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले इनकी थ्योरी का नाम याद रखना है, ज्यामिति चिंतन। ज्यामिति के बारे में बात की है इन्होंने। तो ज्यामिति चिंतन के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब जो वर्ग है,
कौन सी स्टेज पे आते आते बच्चा जो है ना वर्ग का जो नियमित चतुर्भुज है, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4, तो नियमित चतुर्भुज के रूप में बच्चा कब जो है एकदम से समझने लगेगा, उसको पहचानने में सक्षम हो जाएगा। तो अगर आपने स्टेजेस पढ़ी होगी तभी आप कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, विजुअलाइजेशन बोलते हैं दृश्यीकरण, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस हो गया, अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल, और औपचारिक मतलब फॉर्मल। तो कौन सी स्टेज पे, तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी वो बता सकेंगे। अनौपचारिक निगमन पर जो है बच्चा आते आते वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और यहां पर भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। तो 49 का 3 इनफॉर्मल डिडक्शन। देखिए ये है वैन हीले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। मैंने सोचा कि यहीं पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ। तो वैन हीले की थ्योरी क्या है, ज्योमेट्रिक थॉट। यहां पर आप देखिए, यहां पर 0 विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है 1, 0 से स्टार्ट होता है, दूसरा है इनफॉर्मल डिडक्शन, तीसरा है डिडक्शन, चौथा है रिगर। ये नाम आपको याद रखना है ऐसे ही क्रम में। विजुअलाइजेशन से स्टार्ट होता है, एनालिसिस, इनफॉर्मल, डिडक्शन, रिगर तक जाता है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, तो वो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन में शेप्स के बारे में पता चल जाता है। एनालिसिस में उसको क्या पता चलता है, क्लासेस ऑफ शेप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, ये पता चल जाता है। इनफॉर्मल डिडक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स के साथ साथ रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज। और अभी हम पढ़ रहे थे ना कि बच्चा कहाँ पे वर्गों के बारे में जो है उसके नियमित चतुर्भुज के बारे में वो समझने में, मतलब गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में समझने में सक्षम हो जाता है। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ शेप मतलब वर्ग के बारे में, और रिलेशनशिप क्या है उसके मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उसके बीच में क्या संबंध है, तो ये इनफॉर्मल में आया। अब देखा, जिसने ये वाली चीजें याद की होंगी वो तो तुरंत कर लेगा। डिडक्शन में क्या होता है, तो वो डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, और रिगर में क्या होता है, एनालिसिस होता है। तो ये आपको बाहर का और अंदर का साथ में याद रखना है, यही इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। विजुअलाइजेशन से स्टार्ट होता है, 4 रिगर तक जाता है। तो देखा आपने, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर भी था इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज पता चल जाती है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करके आज भी मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइए। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया जाता है। इन चारों में से आप ये समझो कि आप टीचर हो, आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो इन चारों में से आप किस पर सबसे अधिक फोकस करेंगे। औपचारिक समस्या समाधान पे करोगे, समस्या समाधान पर, या जिज्ञासा के पोषण पर, मौखिक अधिगम पर, या फिर उत्पाद अभिमुख अधिगम पर। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं ना 1 to 5, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, और हमेशा हमको उनकी जिज्ञासा को बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बस औपचारिक जो है मतलब फॉर्मल तरीके से आप समस्या समाधान करा दे रहे हो, मतलब बोलने पे, मौखिक अधिगम बोल बोल के सिखाने पे, जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर नहीं। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, जिज्ञासा। आप जितना ज्यादा हो सके ना उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा क्यूरियस होगा वो उतना ही जल्दी सीखता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। आसान है, आपको बस एक टीचर बन के, और हमेशा एक बच्चे के बारे में आप सबसे बेहतर, आपसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता है, उसके भविष्य के बारे में, चाहे उसके प्रेजेंट के बारे में। आप बच्चे के सबसे बड़े जो हैं, एक तरफ से कहा जाता है ना कि हितधारी हैं, आइडियल हैं, सब कुछ हैं आप। तो अगर आपने अपने आप को वो चीज मान लिया, देन आप कभी भी आंसर गलत नहीं करोगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा होगा, एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। आप में से बहुत से होंगे जो मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। तो आपके मैथ के टीचर बनने के लिए आपके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि आप मैथ के टीचर के लिए सेलेक्ट हो जाएं। बस बहुत आसान है। तो देखते हैं क्या चीजें हैं। पहला है कि यहाँ पर देखिए, अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता, मतलब कि एकदम बढ़िया से, एकदम कैलकुलेटर की स्पीड में आप जो है कम समय में समस्याओं को सॉल्व कर दें, देन आप एक मैथ के टीचर अच्छे हो जाओगे। संख्या पद्धति, बीज गणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, आपके अंदर इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, या फिर केवल गणित के तथ्यों और सूत्रों का ज्ञान। एक यहीं पर कुछ चीजें बता रही हूं, नोट कर लो। एक बात हमेशा याद रखना, कहीं पर भी अगर केवल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, तो हमेशा हर हाल में गलत होगा, वो कभी सही हो ही नहीं सकता है। ये एक टैग वर्ड है। केवल कहीं पर भी दिखे तुरंत उसको एलिमिनेट कर दो, खत्म। दूसरी चीज है कि एक छोटा सा बच्चा है,
और मान लीजिए आप गणित के टीचर बनना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, जितना ज़्यादा हो सके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाओगे ना। आप मैथ में चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने भी बड़े पढ़ाकू हो, तेज हो, अगर आप जो है दूसरे बच्चों को मैथ सिखा ही नहीं पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मैथ का टीचर वही बेस्ट माना जाता है जो उस एकदम लो लेवल तक भी जाकर बच्चे के दिमाग के, मतलब होता है ना कि कई बार ऐसे ऐसे टीचर आ जाते हैं जो इतना हाई फाई पढ़ाने लगते हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो मैथ का टीचर अच्छा नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आप वास्तविक जीवन से जुड़ो। ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है कि आप अल्प समय में 1 सेकंड में 2 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पास करना है, बच्चों को नहीं। बच्चे को तो अभी आपको सिखाना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 समझ गए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, ये वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली जो वर्ड है ना, नोट कर लो, हर हाल में ये सही होता है। इससे बेस्ट आंसर आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। सो 3rd इज राइट। चाहे ईवीएस सीडीपी कहीं पर भी दिखे, इसी को सही करना। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि निम्न में से कौन से कथन कलन विधि के लिए सही है। सबसे पहले कलन विधि क्या होता है, इंग्लिश में एल्गोरिदम बोलते हैं। देखिए एल्गोरिदम, कलन विधि आपको मैं बताऊं, ये स्टेजेस होते हैं। मान लीजिए आपको मैंने कोई प्रॉब्लम दिया सॉल्व करने के लिए, तो स्टेज आप स्टेजेस में करेंगे। आप देखते नहीं थे प्रमेय जो है मैथ्स में, आप 10th में 9th में आपने बहुत प्रमेय सिद्ध किया होगा। तो पहले स्टेज 1 आता है, स्टेज 2, तो ये एक सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिससे आपको इसको गुजरना होता है, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, स्टेजेस में होते हैं, उसे हम बोलते हैं कलन विधि, एल्गोरिदम। अब इतना आप समझ जाएंगे तभी आप कर पाओगे। तो देखते हैं, ये हमारा 52 है। देखिए तो पहले पढ़ेंगे उसके बाद से करेंगे, ठीक है। फिर ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करके भी सीखेंगे ताकि ना आए तो भी आप कर पाओ। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि एल्गोरिदम के लिए क्या सही है। पहला लिखा है कि एल्गोरिदम को हाल ही में कंप्यूटरों के विकास के बाद विकसित किया गया है। ऐसा नहीं है, ये तो स्टेजेस हैं कि ये कंप्यूटर के विकास के बाद नहीं, पहले से चलता आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जहां जहां ए है ना उसको काट देते हैं, ये है सॉल्व करने की ट्रिक। तो ए यहां पर भी है गलत, यहां भी है गलत। अब बच गया 2, बी और सी। ऐसे क्या होता है ना कि 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इन 2 ऑप्शंस में सही आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो बी और सी, बी सी और डी में क्या होगा, बी देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट है। अभी मैंने आपको बताया ये एकदम सही है कि इसमें स्टेजेस में होते हैं। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो चरण दर चरण के हिसाब से आप करते हैं, ये एकदम सही है। सी लिखा है कि जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। जी हाँ, एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि आप छोटे छोटे चरण में, स्टेजेस में उसको तोड़ तोड़ के कर रहे हो, ये भी एकदम सही है। तो हमारा सी भी सही हो जाता है। अब डी देख लेते हैं, क्योंकि अगर डी भी सही हो जाएगा तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी लिखा है कि यह गहन निर्देशों का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशिष्ट समस्याओं के एक वर्ग को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये गलत है, अभी इसका मतलब समझा रही हूं। तो हमारा सही हो जाता है बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। अब ये डी वाला आपको मैं इंग्लिश में समझाऊंगी ताकि आप अच्छे समझ पाए। एल्गोरिदम आप समझ गए होंगे, हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ के सॉल्व करते हैं, स्टेजेस में करते हैं। और तो ये दोनों आपको समझ में आ ही गया होगा। तीसरा लिखा है कि इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। जी नहीं, इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं, अनंत क्रम नहीं है ये। रिगोरस इंस्ट्रक्शंस, रिगोरस का मतलब एकदम से जैसे ठेठ बोला था ना वहां पे एकदम से दृढ़ हो गया। रिगोरस इंस्ट्रक्शंस टिपिकली यूज टू सॉल्व अ क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जी नहीं, ये टिपिकली यूज्ड नहीं है। हम इवन इसका यूज करते हैं बहुत जगह, जब भी कोई प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो हम उसमें इसको स्टेजेस में तोड़ के करते हैं। और ये कोई इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया एल्गोरिदम का। तो डी तो होगा नहीं, ठीक है। तो समझ गए आप कलन विधि के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है याद रखोगे तो हमेशा सही हो जाएगा। ये असंख्य नहीं होता है, ठीक है, और ना ही ये रिगोरस रूप से होता है। तो बी और सी हमारा सही हो जाता है। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए समझा रही हूं ना ताकि कोई दूसरा क्वेश्चन भी आप कर पाए। चलो ये देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता। नहीं पे ध्यान देना। देखिए इन चारों में से आपको बताना है ना कि इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि गणित के भय को बढ़ाने में, मान लीजिए मेरे अंदर, आपके अंदर गणित के भय को बढ़ाने में इसका कोई योगदान नहीं है, वो वाला आपको बताना है।
ठीक है, तो किसका योगदान नहीं है? अब परीक्षा प्रणाली का तो योगदान है, आपको ही पता है, मैथ्स के टेस्ट हो गए, सिलेबस हो गया, इसको देख के तो बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं कि अरे इतनी सारी चीजें पूछ ली, ये तो है ही। गणित का अमूर्त स्वरूप, जी हाँ, गणित जो है अमूर्त तरीके से भी, जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं कि आप जोड़िए बिना पेंसिल बिना पेन के यूज किए, तो आप दिमाग में जोड़ोगे, बहुत से लोग उसको कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बोलूंगी कि आप क्या करो, 366 में 466 जोड़ दो, तो अमूर्त तरीका ही तो हुआ। तो ये भी है, इसका तो योगदान है ही। जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं, इसका कोई योगदान नहीं है। अब लड़का लड़की, इसका कोई क्या, इससे क्या मैथ का भय आएगा? बहुत सारी लड़कियां मैथ में टॉप करती हैं, बहुत सारे लड़के मैथ में टॉप करते हैं। तो ये मतलब जेंडर का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की हैं तो लड़कियों को मैथ से बहुत डर लगेगा, इसका कोई योगदान नहीं है, और यही सही हो जाएगा। मानक प्रक्रियाओं पर बल इसकी वजह से भी आता है, क्योंकि मैथ्स में आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसी भी तरीके से करें, बट उसका आंसर सेम आना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होता है, ये मानक होता है। ये भी है, ये नहीं कि आप 10 तरीके से कर रहे हो 10 आंसर निकाल रहे हो। तो राइट आंसर है ये, क्योंकि जेंडर संबंधी जो है विशिष्ट क्षमताएं, इसकी वजह से किसी के अंदर कोई भी भय नहीं आता है। तो तीसरा हमारा सही हो जाता है। तो चलिए ये वाला करते हैं। निपुण से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो एक बार इसको देख लीजिए। ये ऐसे वाले क्वेश्चन है, पहले 5 ऑप्शन ऊपर मिलेंगे, फिर इन 5 में से आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड, उससे करो तुरंत सारे सही हो जाएंगे या सही गलत हो जाएंगे। चलिए करते हैं। लिखा हुआ है निपुण, और निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक हैं? मतलब निपुण के अकॉर्डिंग बच्चों में कौन सी मैथ की स्किल्स जो है होनी चाहिए, जिससे कि उनको तर्क करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी जो है हेल्प मिले। तो चलो देख लेते हैं। पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना। जी हाँ, अब बिना ऑब्जर्वेशन तो करेगा ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम दो, बिना ऑब्जर्वेशन के कैसे उसके अंदर ये स्किल्स आएंगी? तो सही बात है। तर्क तो मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तर्क करना। मैथ जो है सिखाने से बच्चों के अंदर तर्क शक्ति डेवलप होती है, एकदम सही है। दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, वेल ही ने भी दृश्यीकरण की बात की है। विजुअलाइज कीजिए आप शेप, मान लीजिए यहां पर मैंने ये बना दिया, तो आप इसको विजुअलाइज करके ही तो बताओगे कि ये 4 साइड हैं, ये रेक्टेंगल है, क्या है, ये सारी चीजें आप विजुअलाइज करेंगे। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो ये बात तो एकदम सही है। तो इन चारों का है। अमूर्त विचार का नहीं है, मैंने अभी बताया कि आधारभूत स्तर की बात हो रही है ना, छोटा सा बच्चा है, आप उसको अमूर्त नहीं मूर्त चीजें दिखाकर बताइए। जैसे कि आप उसको बताइए इस सर्कल के बारे में जो भी चीजें बतानी है, बट अमूर्त तरीके से नहीं, मूर्त तरीके से है, क्योंकि आधारभूत स्तर की बात हो रही है, मतलब स्टेजेस, इनिशियल स्टेज की बात हो रही है। तो इतना तो आप समझ सकते हैं छोटे से बच्चों को पढ़ाने के लिए। ABCD सही है, ई वाला अमूर्त है ना, इस वजह से ही गलत हो जाता है। तो सारे ऑप्शंस आपको दूसरे में ही मिलेगा, ई को छोड़ के, तो दूसरा हमारा राइट है। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि संख्या बोध के, मतलब जो नंबर्स होते हैं उसके विकास के लिए सबिटाइजेशन, अभी पता चलेगा सबिटाइजेशन क्या होता है। सबिटाइजेशन क्या है? एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। तो सबिटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? अब जिसने सबिटाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा वही बता पाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी सबिटाइजेशन ही बोलते हैं, देख लीजिए, नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे इंग्लिश में क्या है। सबिटाइजेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका अर्थ क्या होता है, बेसिकली यही पूछ रहा है, सबिटाइजेशन का अर्थ। कमेंट जरूर कीजिए आंसर। तो देखो सबिटाइजेशन का अर्थ होता है कि वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को गिनना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं सबिटाइजेशन में। गिनती करना, स्किप गिनती होती है ना, 1 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, ऐसी वाली चीजें, तो ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा है कि सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, या फिर वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बनाना। अब इसमें से क्या होगा, सबिटाइजेशन का अर्थ जो है बेसिकली यही होता है कि मान लो आपको मैंने कोई चीज दे दी, चलो ठीक है, यही दे देते हैं, मान लो इस नंबर्स लिख देती हूँ, ठीक है, 1 2 3। तो सबिटाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि आप पहले इसको देखोगे, इसको जैसे ही आप देखोगे तो एक समुच्चय में क्या करोगे, आप वस्तुओं की संख्या भी ज्ञात कर लोगे देखकर। सबिटाइजेशन का मतलब होता है कि शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, ये इसका अर्थ है। इसको नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे कोई समझने वाली चीज नहीं है, ये सिंपल सा अर्थ पूछा है, गूगल पे भी करोगे तो यही अर्थ निकल के आएगा। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, सबिटाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गणित में परियोजना, परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट, बहुत प्रोजेक्ट आपको मिले होंगे, इवन आप बीएड करते हो, डीएलएड करते हो, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। कोई चीज कोई टॉपिक दे दिया जाता है, आपको उस पर बना के लेकर आना होता है, चाहे वो मैथ्स का हो। तो इसमें कौन सा कार्य का उद्देश्य नहीं है? पहला लिखा है कि बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना, तो ये तो है। अब प्रोजेक्ट कार्य होता है तो बच्चे जो है समूह में जो है काम करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों की अवधारणात्मक समझ को आंकना, ये भी बात सही है। एक प्रोजेक्ट में बच्चा अपना कौन से तर्क से क्या क्या चीजें करेगा, आप उसको आंक पाएंगे। बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग करना, क्या इसलिए आप प्रोजेक्ट देते हो? जी नहीं। कभी भी ये जो खाली समय आ जाता है ना, ये सही वर्ड नहीं है। खाली समय देख के ऐसा लगता है कि मम्मी पापा ना अपना काम, अब बच्चों को बस मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा बिजी रहे, हम आराम से सोएं। टीचर जो है बच्चों को काम दे देता है कि हम आराम से चाय पिए, गप्पे लड़ाएं। तो ये खाली समय जो वर्ड आता है ना, ये गलत चीज होती है, नेगेटिव इंपैक्ट है। अवधारणा के वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझना, ये एकदम सही है। तो समझ गए होंगे आप कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मैथ्स की पेडागोजी में ना बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए, लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान, मतलब जो पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे कि ये एक पैटर्न है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे पैटर्न बना दूं, ऐसे, ये सारे पैटर्न, इन पैटर्न की पहचान और पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का मतलब होता है प्रिडिक्शन, इस पर हम विशेष बल हमें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं, या बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। प्रतिरूपों को सीखना आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, 100% गारंटी है, फंसने की संभावना सबसे ज्यादा है। सारे ऑप्शन से एकदम सही लग रहे हैं, और अगर एक दो हटा भी दें तो भी 3 में तो कंफ्यूजन आएगा ही। तो कैसे इसका सही आंसर निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए मैं आपको बताती हूं। आप बस एक सिंपल सी बात बताओ। एक छोटा सा बच्चा है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 1 to 5 का, उसमें आप प्रतिरूप, पैटर्न की पहचान, पूर्वानुमान मतलब प्रिडिक्शन पे, प्रिडिक्ट करे बच्चा, उस पर आप हमें बल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं। ये व्यस्त वर्ड आपको सही लग रहा है? हम व्यस्त नहीं रखना चाहते, हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। व्यस्त रख के हम डिसिप्लिन थोड़ी ना चाहेंगे। तो दूसरा तो हर हाल में नहीं होगा, काट दो। उसके बाद से तीसरा, एलिमिनेट करना सिखा रही है, या बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षा। अरे भैया, 1 to 5 का बच्चा है, आप उसको वहीं से इसलिए नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप उसको तैयार कर रहे हो। ये ऐसे बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। हमें एग्जाम पे फोकस करके नहीं, हमें चीजों को सिखाने पे फोकस करना चाहिए। तीसरा हर हाल में गलत, खत्म हो गया। प्रतिरूपों को सीखना आसान है, और ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ईमानदारी से बताओ सही आंसर निकला या नहीं निकला? कोई भी बता देगा कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। सीखना आसान है, ये कोई बात नहीं हुई कि हम इसलिए ये सारी चीजें करा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए हर चीज सीखना आसान हो, और आसान वर्ड सही नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होता है कि ये सारी चीजें से बच्चों के अंदर ना विवेचन कौशल को प्रोत्साहित आप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो इस टाइप के एक्सरसाइजेस कराने से हम बच्चों के रीजनिंग स्किल्स को, इंग्लिश वाले तुरंत इंग्लिश से एकदम सही कर लेंगे। रीजनिंग स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक रीजनिंग स्किल्स नहीं आएगा, बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आपने देखा सही आंसर निकालने का तरीका, तो ये है रामबाण तरीका। इस ट्रिक से आप करिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय, जैसे कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है। अब गणितीय चिंतन तो कर लोगे, ये कंप्यूटेशनल क्या चीज है भाई? कंप्यूटेशनल का मतलब होता है गणना की प्रक्रिया, एक स्टेजेस होते हैं, प्रोसेस होता है, गणना करने का एक प्रोसेस है, 1 2 ऐसे ऐसे आप करते हो, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल चिंतन। बट इसमें बोला है नेगेटिव चीज बतानी है, जो इसके बारे में गलत है वो आपको बताना है। तो चलो देखते हैं। पहला देखो, लिखा है कि अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है। जी नहीं, ये सीमित नहीं है, ये सीमित वर्ड लगा के इसने गलत कर दिया। सीमित थोड़ी है, सीमित का मतलब कि आपने फिक्स्ड कर दिया, तो गलत। सीमित नहीं है, दोनों समस्या समाधान के तरीके हैं। जी हाँ, गणितीय चिंतन और कंप्यूटेशनल, अभी मैंने आपको बताया गणना करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कंप्यूटेशनल, तो सही है। दोनों विधियों में अपघटन और एल्गोरिदम डिजाइन जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल है। एल्गोरिदम मतलब आप स्टेजेस में कर रहे हो, तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि हम गणना कर रहे हैं स्टेजेस में। गणितीय चिंतन और कंप्यूटेशनल चिंतन अमूर्त विचारों के साथ काम करने की क्षमता में सहायक हो सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों से क्या होगा कि आप दिमाग में भी स्टेजेस को अमूर्त तरीके से सोच के कर लोगे। तो बट गलत क्या हो गया, ये सीमित वर्ड, सीमित जो है ये गलत है, हम सीमित ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
कंप्यूटेशनल बस इतना याद रखो, एक गणना करने का प्रोसेस है जो स्टेजेस में भी हो सकता है, जैसे कि एल्गोरिदम हुआ। इससे आप अमूर्त विचारों के साथ साथ जो है गणितीय चिंतन दोनों से काम करने की क्षमता में सहायक हो सकता है। तो गलत वाला ऑप्शन नंबर 1 है। ये सारी चीजें नोट कर लो, ये नया नया क्वेश्चन पूछा है इस बार। चलो देखते हैं ये वाला। निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए कि बच्चा कितना सीख पाया है, इसको आपको आंकना है। गणित शिक्षक द्वारा निम्न में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? इसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखोगे तो बहुत आसान होगा। अब यहां पर बोल रहा है कि आपको क्या करना है ना, बच्चों का असेसमेंट मेथड इज यूज्ड बाय अ मैथमेटिक टीचर टू असेस लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। आपने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद से जो है आप जो है बच्चों का मतलब आकलन करना चाहते हो, तो क्या चीजें सही होंगी? क्या प्लेसमेंट असेसमेंट तो कोई चीज ही नहीं होती, ये तो तुरंत गलत कर दो। ये प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है? ये तो होता ही नहीं है कुछ। दूसरा लिखा है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है, बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आप हर दिन बच्चे का आकलन जब चाहें तब कर सकते हो, एकदम सही है। समेटिव असेसमेंट नहीं है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट आपका तिमाही, छमाही, 1 साल में होता है, तो ये तो तुरंत गलत। डायग्नोस्टिक तो होगा ही नहीं। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप डायग्नोस कर रहे हो, बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है उसका जानने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को। बट ये तो बोल रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन देने के बाद से बच्चों का आकलन कौन से मेथड से करेंगे, तो वो मेथड फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, क्योंकि इसी का हम यूज करते हैं, हर दिन करते हैं। दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, कोई सीमित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, रचनात्मक आकलन। देखो साथ में चारों ऑप्शंस का भी मतलब समझा रही हूं ताकि आप अच्छे से कर पाए। अब ये देखिए, ये तो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। चलो, कक्षा 5 के विद्यार्थियों से 2 भिन्न यहां पर दिए गए 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया। तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें निम्न प्रकार से जोड़ दिया। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों ने क्या किया, सिंपल 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5 आ गया, 4 और 5 को जोड़ दिया तो 9 आ गया। ऊपर से बच्चा जोड़ दिया है, तो बच्चा जो है गलत कर रहा है। तो त्रुटि सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस प्रकार समर्थन देंगे? देखिए भिन्न का क्वेश्चन है, अब बच्चों को भिन्न समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम क्या करें, कागज पर बहुत सारे, यहां पर रुकिए, कागज ये रहा, मान लीजिए कागज पे आप क्या करो, बच्चों को वृत्ताकार, जो हम कागज पे काट के नहीं बच्चों को समझाते हैं, एक एक्टिविटी के माध्यम से, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है भिन्न को समझाने का, ठीक है, कटआउट के माध्यम से। तो बच्चा तो गलत कर रहा है, तो आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, यही सिंपल सी चीज पूछा है। तो चलो देखते हैं एज अ टीचर हम क्या करेंगे। पहला लिखा है कि यहां पर देखिए, समान समस्याओं का एक कार्यपत्रक विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए देकर, मतलब बच्चा गलत कर रहा है तो उसको 10 दे दो, लो 10 करके आओ, इसी तरीके से वो 10 बार गलती करेगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये पहले होता था कि कुछ भी गलत हुआ 4 बार लिखो, 5 बार लिखो। दूसरा है कि विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए कहकर जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, मतलब तुम्हारे दोस्त ने सही लिखा है, बेटा तुम नकल कर लो, ये कोई तरीका हुआ? ये तो एकदम गलत हो जाएगा। हम तो यहाँ पर बच्चों को अपना काम आसान कर रहे हैं। भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शा कर यह समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। जैसे कि ये वृत्ताकार है, उस पर आप क्या करो, ये रहा, ऐसे कटआउट के माध्यम से, यहाँ पे मान लीजिए आपने ये कुछ कलर कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे हम सिखाते नहीं भिन्न, ऐसे ये तरीका सही है, इससे बच्चा समझ पाएगा। तो ये तो सही हो गया, तीसरा हमारा एकदम सही है। चौथा भी देख लेते हैं। श्यामपट्ट व प्रश्न को हल करने की कलन विधि को पुनः समझाकर विद्यार्थियों को उसकी नकल करने के लिए कहना। ये नकल वर्ड है ना, गलत है। हम नकल करने को क्यों कहेंगे? टीचर बने हैं तो हमें बच्चों को समझाना है कि उनको नकल करवाना है। तो समझ गए होंगे आप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है बहुत मजेदार लगी होगी, बहुत नए, तो 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो को डाउनलोड कर लो या सेव कर लो, क्योंकि एग्जाम के समय बहुत काम आने वाला है। अगर मेरी मेहनत, मेरी समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी से और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस चाहती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट दें और लाइक करें, ठीक है। लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीजें पसंद आ रही हैं, ताकि मैं आप सभी को ऐसी और क्लासेस दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।